उतार चढ़ाव के बीच हरे निशान में कारोबार करते हुए बाजारों दिन की ऊंचाइयों के करीब पहुंचता हुआ निफ्टी, बड़ा सवाल है कि आखिर 1.5 घंटे में यही मजबूती बरकरार रह पाएगी या फिर आएगी मुनाफा वसूली। कैसा रहेगा बचे हुए 1.5 घंटे का ट्रेड और क्या करें आप कल की तैयारी रहेगा, इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। अच्छी बात है, आज सुस्ती मिली, उसके बाद रिकवरी आई। अब रिकवरी आकर आखिरी 1.5 घंटा कैसा रहेगा ये जानना है अनिल जी आपके साथ। आइए पहले बड़ी बातें बता दें इस समय। बिल्कुल दीप, बड़ी बातें ये कि 17,050 के करीब है निफ्टी। दिन की ऊंचाइयों पर लगभग सेंचुरी मारकर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 75 अंक ऊपर आपको बैंक निफ्टी दिखेगा, उठापटक के बीच में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लेकिन 39,500 के अहम आंकड़े के थोड़ा नीचे है। मजबूती जो बनती हुई आपको दिखेगी वो आ रही है फार्मा शेयरों से। इसके अलावा मेटल मजबूत है। डिफेंसिव शेयरों में एफएमसीजी और आईटी शेयरों में आज हल्की फुल्की है खरीदारी। एनर्जी और इंफ्रा इंडेक्स भी मजबूत है। ये आधा से 1.5% तक सारे सेक्टर्स आज आपको दिखेंगे मजबूत, लेकिन रियल एस्टेट शेयर आज थोड़े कमज़ोर हैं। ऑटो कमज़ोर है, एनबीएफसी कमज़ोर है, ऑटो कमज़ोर है, एनबीएफसी कमज़ोर है। सो रेट सेंसिटिव कह सकते हैं कि आप थोड़े कमज़ोर हैं। बैंक्स भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1/4 से आधा परसेंट 1% तक नीचे आपको नजर आएगा। इंडिया विक्स हल्का सा बढ़कर आता हुआ 2% की बढ़त के साथ है। डाउ फ्यूचर्स जो 150-200 पॉइंट ऊपर थे, अब इस वक्त डाउ फ्यूचर्स आपको 75 अंक ऊपर नजर आएंगे। हालांकि यूरोप के बाजारों में अच्छी मजबूती, ये 0.5% की तेजी के साथ यूरोप के बाजार आपको ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। तो ये है इस वक्त का माहौल। फ्राइडे को नेगेटिव थे ना यूरोप, करेक्ट, फ्राइडे को नेगेटिव थे। थोड़ी आज रिकवरी तो होनी है। बाय द वे, सऊदी नेशनल बैंक जो क्रेडिट स्विस का सबसे बड़ा शेयर होल्डर था, 6 महीने पहले ही 10% हिस्सेदारी खरीदी थी, उनके चेयरमैन ने रिजाइन कर दिया है। रिजाइन क्या निकाला है? वो ये ओके, ऑफिशियली तो रिजाइन कर दिया। तो हाँ, तो शायद अगर मेरे ख्याल से उनका स्टेटमेंट नहीं आता तो अब तक शायद क्रेडिट स्विस बचा हुआ रह जाता है ना। उन्हीं की बात थी। हाँ, उन्होंने ही कहा था। मेरे ख्याल से उसी के आफ्टर इफेक्ट्स है। वो जो लाइन थी, एब्सोल्युटली एक फूटी कोड़ी नहीं, एक फूटी कोड़ी नहीं, हिंदी भाषा में अगर वो हिंदी बोलते तो यही बोलते, एक फूटी कोड़ी नहीं देंगे। एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन अंग्रेजी बोलिए नॉट अ सिंगल पेनी। वहीं से फिर हुआ मामला शुरू। पेनी वाइज पॉन्ड फुलिश, एक्सट्रीमली फुलिश। पता है सर, हमारा एक्शन निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है सर बैंक निफ्टी को 100 पॉइंट। यस, अच्छी मूव आ रही है। और सुबह जो डिप आया उसके बाद दोबारा फिर बाजार ने मौका नहीं दिया, उन्हीं लेवल्स पर है। अभी हल्का डिप थोड़ी देर पहले फिर से आया था, बट कोई ऐसी फॉल नहीं थी, वहां से मूव आई है। बैंक निफ्टी हाँ 2-3 बार नेगेटिव टेरिटरी में जरूर गया आज। मंदी करने के लेवल है नहीं, तेजी करने का कॉन्फिडेंस है नहीं, और ग्लोबल मार्केट्स 2 दिन से आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तीसरे दिन करेंगे ये कॉन्फिडेंस है नहीं। तो इफेक्टिवली न तेजी की तरफ बहुत ज़्यादा मूड बन रहा है, न मंदी करने का ज़्यादा मन हो रहा है, इसीलिए सीमित दायरे में कारोबार है। और डीप ऐसी सिचुएशन में वही है जो हमारा सुबह का स्ट्रेटजी है, 16,850 16,950 की रेंज खरीदने की है, 17,050 17,150 की रेंज बेचने की है। 17,050 पे बेचना है, ये 100 तक इंतजार करना, वही आपको देखना है। तो 17,100 से 17,200 तो परफेक्ट रेंज है जहाँ पर आप टुकड़ों में बिकवाली करें। वो नीचे में 16,850 16,950 की रेंज में खरीदारी की, ये क्लियर कट लेवल है। 17,000 के ऊपर है अच्छे हैं, 17,000 के नीचे तो थोड़ी ख़राब है। ये निफ्टी की बात है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 39,500 से आपको गिनना है, और 39,500 की तरफ दोनों तरफ छोटे से रेंज में 200 पॉइंट नीचे 200 पॉइंट ऊपर, यही रेंज आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ऊपर में 39,700 750 आपकी रुकावट का रेंज है, और नीचे में 39,300 के आसपास आपको सपोर्ट है, और 700 750 के आसपास रुकावट। तो आई थिंक आखिरी 1.5 घंटे में कोई बड़ा उतार चढ़ाव किसी एक तरफ होगा, इसकी संभावना थोड़ी सी कम दिख रही है। सो आई थिंक रेंज बाउंड ही ट्रेड रहना चाहिए, अनलेस कि डाउ फ्यूचर्स 200-250 पॉइंट ऊपर चढ़ जाए, तब तो आप बहुत तेज दौड़ लगाकर हायर एंड पर पहुंचेंगे। और अगर डाउ फ्यूचर्स लाल निशान में आ जाए तो आप रेंज के लोअर एंड पर आएंगे। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि हमें अपना दिमाग लगाना नहीं है, जो डाउ फ्यूचर्स करे वैसे करना है। हाँ, जब वैसे ही है तो वैसे ही क्या करेंगे, उन्हीं के दम पर चल रहे हैं, लेकिन बहुत खराब होंगे ऐसा भी नहीं लग रहा। लोअर हाँ, मतलब पैनिक करके तोड़कर आप बहुत जोर से नीचे बंद हो जाए, ऐसा अभी तक तो नहीं लगता। नहीं, ऐसा नहीं, कुछ हो नहीं। चलिए ठीक है, तो ठीक है, ठीक मूड माहौल है, एंजॉय करिए इसको, मौका मिलता रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, वापस थोड़ा रिकवरी के मूड में दिख रहा है, स्पेशली बैंक निफ्टी ऊपर आने की कोशिश कर रहा है इस समय। आइए फिर बाजार के अहम ट्रिगर्स और साथ ही आज की खबरें दोनों जान लेते हैं। कुशल नुपुर दोनों है हमारे साथ तैयार। आइए कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स बताएं। गुड आफ्टरनून दीपा। इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स में डीएफएम फूड्स फोकस में रहेगा। इसकी ट्रेडिंग जो है आज से बंद हो जाएगी, आज के क्लोजिंग के बाद से। साथ ही वीआरएल लॉजिस्टिक्स, इसका बायबैक भी बंद होने वाला है। यही नहीं, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये कोविड को लेकर
खास बैठक होने वाली है शाम 4 बजे, तो वहां पर फोकस रखिए। कल के दिन में वेदांता यहां पर 5वें अंतरिम डिविडेंड को लेकर कंपनी बोर्ड बैठक करेगी। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस बोर्ड बैठक है, राइट्स इशू टर्म्स और फंड जुटाने पर विचार करेंगी। साथ ही फंड जुटाने पर विचार करेगा एनएचपीसी का बोर्ड, और आईएफसीआई पर फोकस रखिए। सरकार को प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर यह कंसिडरेशन भी किया जाएगा। जहां तक ग्लोबल इवेंट के सवाल है, जापान के जो गवर्नर है बैंक ऑफ जापान के, वो एक पब्लिक इवेंट में जो है हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। 29 मार्च बुधवार एफएसएल और साथ ही टोरेंट पावर, ये 2 कंपनियों का एफएनओ में आखिरी दिन होने वाला है। साथ ही सिरका पेंट्स बोनस शेयर जारी करने पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। स्पोर्ट्स किंग इंडिया, यहां पर इसका बायबैक बंद हो जाएगा। साथ ही सेबी की बोर्ड बैठक है। एनएसई जो है डू नॉट एक्सरसाइज फैसिलिटी जो है वो क्लोज से स्क्रैप करते हुए दिखेंगे, जिसके पहले भी हम बात कर चुके हैं। निफ्टी के कई इंडेक्स में सेमी एनुअल रिव्यू के चलते बदलाव होंगे उसकी क्लोजिंग से, जिसमें निफ्टी नेक्स्ट 50 कुछ एडिशंस हैं और कुछ सब्ट्रैक्शन है, यानी कि एक्सक्लूजन होते हुए दिखेंगे। साथ ही निफ्टी 500 में भी 20 स्टॉक्स ऐसे हैं जो ड्रॉप होते हुए दिखेंगे और एडिशंस भी कुछ एक स्टॉक्स होंगे। एक्स डेट है एसबीआई कार्ड्स और हिंदुस्तान जिंक की, जो इन्होंने अंतरिम डिविडेंड घोषित किए थे। साथ ही मिर्जा इंटरनेशनल के डिमर्जर की भी एक्स डेट ही बुधवार को होती हुई दिखेगी। एक्स डेट है सिम्फनी की भी बाईबैक जो इन्होंने ऐलान किया था, और साथ ही एसईपीसी इसके राइट्स इशू की भी एक्स डेट आपको बुधवार को होगी। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूरोप के जो ईसीबी नॉन मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है वो भी आपके सामने आएगा। तो काफ़ी सारे इवेंट्स जो है पूरा हफ्ता ये रहने वाला है। तो चलिए, इवेंट हैवी है हमारे लिए और वित्त वर्ष खत्म भी होने वाला है। कुछ बड़े बदलाव भी होंगे, इसके बारे में थोड़ी देर में आपको बताएंगे भी। बट आइए एक बार नुपुर से जान लेते हैं आज की इंपॉर्टेंट खबरें कौन सी है। गुड आफ्टरनून नुपुर, बताइए। गुड आफ्टरनून। फार्मा स्टॉक आज फोकस में, और सबसे पहले लुपिन, जहां पे यूएस एफडीए की तरफ से कंपनी की एक दवा को अब स्टार्टिंग वाली जो मंजूरी होती है, शुरुआती मंजूरी अब मिल चुकी है। टंग और जो फेस है उससे रिलेटेड इलाज के लिए दवा का यूज़ किया जाता है। सालाना मार्केट देखेंगे तो करीबन $123 करोड़ के आसपास का है। तो ये स्टॉक आज फोकस में। टीवीएस मोटर्स, जहाँ पे कंपनी ने घाना में 7 नई बाइक लॉन्च की है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में। जय कुमार इंफ्रा, जहाँ पे कंपनी की जेवी को बीएमसी से लेटर ऑफ अवार्ड मिलता हुआ दिखा है। 515 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जहाँ पे जेवी ऑर्डर में कंपनी की जो हिस्सेदारी है वो करीबन 60% के आसपास की। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, जहाँ पे पश्चिम बंगाल में मेज प्रोसेसिंग ग्रीनफील्ड कंपनी ने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। 1200 टन प्रतिदिन की कैपेसिटी इस प्रोजेक्ट की है। एलएनटी भी आज फोकस में, क्योंकि 2500 से 5000 करोड़ की रेंज में कंपनी को काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिले। पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार के लिए ये नए ऑर्डर्स कंपनी को मिलते हुए दिखे, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, जहां पे कंपनी एक नया वेयरहाउस ओपन करने वाली है। पुणे में 10 लाख स्क्वायर फीट की कैपेसिटी वाला ये वेयरहाउस होगा। FY24 के अंत तक इसे लॉन्च कर दिया जाएगा, तो ये स्टॉक भी फोकस में। एफडीसी भी आज फोकस में, क्योंकि रायगढ़ में जो कंपनी का प्लांट है उसे यूएस एफडीए से कोई भी आपत्ति नहीं मिली इंस्पेक्शन के बाद। 20 से 24 मार्च के बीच प्लांट की जांच की गई थी। ब्लॉक डील में भी काफी सारे स्टॉक्स है। पावर ग्रिड से शुरुआत करें तो 58 लाख शेयर सुबह की इक्विटी एक्सचेंज हुई है सुबह से। आईटीसी 20 लाख शेयर। इन्फीबीम एवेन्यूज की बात करें तो 17.5 लाख शेयर। जोमेटो करीबन 11 लाख शेयर। टाटा मोटर्स 6 लाख शेयर और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट इंटरेस्टिंग है 22 लाख शेयर्स के इक्विटी सौदे आज सुबह से होते हुए नजर आए हैं। तो कुछ बड़े सौदे आज होते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली कंज्यूमर स्टॉक्स में। आईटीसी में भी देखा, हम टाटा कंज्यूमर में भी देख रहे हैं। चलिए देखते हैं बाकी कौन से स्टॉक्स एक्शन में आएंगे। बिल्कुल, एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल, और आपके हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाजार के जाने माने एक्सपर्ट राकेश बंसल जी और कुणाल जी अभी जुड़े नहीं हैं। हिमांशु जी हमारे साथ तैयार है, सचिन जी भी जुड़ चुके हैं और आशु सर भी हमारे साथ है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। क्लोजिंग शो की शुरुआत में बिल्कुल सबसे पहले हिमांशु जी के लिए हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। अनिल जी, बिकवाली करनी है अशोक लेलैंड के फ्यूचर्स में। यहाँ पर आज एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटती हुई नजर आई है और एक फ्रेश ब्रेकडाउन है, और मेरा मानना है कि ये स्टॉक भी यहाँ से थोड़ी सी और गिरावट बढ़ाने के लिए तैयार है। करंट लेवल्स लगभग 135 रुपए के हैं फ्यूचर्स में। बिकवाली करेंगे, स्टॉप लॉस लगाना है 136 रुपए 50 पैसे का। लोअर एंड पर मुझे लगता है कि यहाँ पर 128 और 125 रुपए तक के टारगेट्स 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। अशोक लेलैंड के फ्यूचर्स में बिकवाली करके चलने की सलाह है।
अशोक लेलैंड सेल कॉल से ही करें आप शो की शुरुआत। अशोक लेलैंड पर हिमांशु जी की सेल कॉल आ रही है इस समय। स्टॉक में भी पिछले कुछ मिनटों में आपने गिरावट बनती हुई देखी है, बट मूव आज सीमेंट में आ रही है। और सुबह हमने जेके सीमेंट, लक्ष्मी और रैमको सीमेंट की बात करी। ग्रासिम देखिए लंबे समय बाद इस स्टॉक पर थोड़ा एक्शन दिख रहा है। थोड़ा भूला भटका स्टॉक हो गया था इन रिसेंट ईयर्स, बट ग्रासिम पर एक अच्छे मूवमेंट आ रहे हैं और डेज हाई पर ये काउंटर इस समय ट्रेड कर रहा है। सचिन जी से अभी सर ने सवाल। सचिन जी गुड आफ्टरनून सर, एक बार देखें आज सीमेंट में अच्छी मूव है ग्रासिम। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। क्लियरली काफी अच्छा आउट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है ये थ्रू आउट द डे, एंड जिस तरीके से ग्रासिम में प्राइस एक्शन अनफोल्ड हुई है, तो मुझे लग रहा है ये जो मोमेंटम है वो थ्रू आउट द डे कंटिन्यू रहना चाहिए ऑन द पॉजिटिव साइड। इमीडिएट लेवल जो हम ट्रैक कर रहे हैं लगभग अराउंड 1640 के आसपास का है। मुझे लग रहा है वहां पर जहां पर इसकी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है, वहां तक तो ये मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। तो अभी भी अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो उसे रिटेन करने की सलाह होगी। अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो 1620-25 तक आप खरीदारी भी कर सकते हो। स्टॉप लॉस यहाँ से लगाना है आपको 1610 पे, एंड प्राइस टारगेट लगभग अराउंड 1640-1645 के रेंज में अभी भी अवेलेबल है। तो ये है ग्रासिम पर राय, जहाँ पर आज मजबूती के साथ ट्रेड होता दिख रहा है। ये आशीष जी भी हमारे साथ है, आशीष जी से भी राय ली जाए उनकी बाजार पर भी और साथ ही उनकी तरफ से अगर कोई स्प्रेड है तो। आशीष जी स्वागत है, बताएं सर। अनिल जी बाजार तो देखिए आखिरी हफ्ता है एक्सपायरी का, तो नैरो रेंज में रहना चाहिए। मुझे लगता है कि अनिल जी जो रेंज है वो 16,800 और 17,200 इसके बीच में एक्सपायरी हो जाएगी, कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नहीं होगा। हैविंग सेड दैट अनिल जी जो स्टॉक स्पेसिफिक है वो खराब चीजें हो रही हैं और भी हो सकती हैं, और जो हमने जितने भी एक्सीडेंटल कैंडिडेट्स बताए थे आप उसका हाल तो देख ही रहे हैं कि क्या होगा। तो अनिल जी मैं तो मतलब होगा ना कभी तो आपको क्या कहते हैं वो जो वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स आइडेंटिफाई करने वाले हैं उनको उनका हक तो देना पड़ेगा अनिल जी कभी। तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनको नहीं दें और सिर्फ वेल्थ क्रिएशंस वालों को ही दें। तो अनिल जी दो मेरे पास नई कॉल्स हैं कि जो अभी इस मार्केट में मैं देना चाहता हूं, अगर आप कहें तो मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। आशु सर के लिए स्विंग के सुल्तान आशु मदान। आशु सर एक सेकंड आपके पास आ रहा हूं। 1.25 करोड़ शेयर्स के सौदे आपको ट्राइडेंट में होते दिखे, बड़ा नंबर है। 1,24,00,000 टू बी प्रिसाइज। 0.2% इक्विटी का हिस्सा अभी अभी ट्राइडेंट में ब्लॉक डील में हुआ है। स्टॉक प्रेशर में भी है, 4.5% नीचे है, बट बड़ी बड़ी ब्लॉक डील इसमें आपको होती हुई दिख रही है। 1.25 करोड़ शेयर्स के सौदे होते दिखे, 0.2% इक्विटी ट्राइडेंट की इस समय। स्टॉक पर थोड़ा प्रेशर है। एक बार कुणाल जी से जरा चार्ट पर राय ले ले। कुणाल जी ट्राइडेंट 4% नीचे 26 रुपए के लेवल पर इस समय ट्रेड कर रहा है सर, बड़ी ब्लॉक डील। देखिए चार्ट काफी अरसे से कमजोर है दीपांशु। स्टॉक लगातार अपने मेजर एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। एक ब्रेकडाउन हुआ था 30 रुपए के आसपास और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार स्टॉक नीचे ड्रिफ्ट कर रहा है। मुझे एक सपोर्ट 25 रुपए के आसपास नजर आता है। ये लेवल्स ब्रीच हुए तो स्टॉक आपको 22-23 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो यहां इन स्तरों पर कोई बॉटम फिशिंग का प्रयास न करें। जिनके पास पोजीशन है उछाल में निकलने की मेरी राय। आपके लिए ट्राइडेंट और इंपॉर्टेंट लेवल्स उसके लिए। आशु जी बताएं आपकी कॉल सर। दीपांशु एक तो मेरी सेल कॉल है और वो सेल कॉल इस तरह से है दीपांशु, उसमें भी एक स्ट्रैटेजी है। स्टॉक है टाटा मोटर। तो दीपांशु 412 रुपए का फ्यूचर चल रहा है, या तो आप 415 रुपए की पुट ले लीजिए जिसका भाव 5-5.25 रुपए चल रहा है और 2 दिन के लिए होल्ड करिए, या फिर एक और दूसरा तरीका है कि अगर किसी को फ्यूचर बेचना है 412 पे तो 412 का फ्यूचर बेच के 415 की कॉल ले ले जो 1.5-2 रुपए में मिल रही है, तो ये आपका ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो दोनों केस में एक लिमिटेड रिस्क है। टाटा मोटर को शॉर्ट करने के लिए या तो 415 की आप पुट ले लीजिए 5-5.25 रुपए में, अगर फ्यूचर शॉर्ट करना है 412 पे तो 415 की कॉल ले लीजिए जो 1.5-2 रुपए में मिल रही है। तो आपका जो 3-4 रुपए का स्टॉप लॉस है ये ऑलरेडी इनबिल्ट हो गया और कोई टेंशन नहीं है इधर उधर कुछ हो जाए। और अगर जैकपॉट लग गया तो लग ही सकता है टाटा मोटर में। दीपांशु आपने नोटिस किया होगा किस तरह से टाटा पावर, जो मैं कई एक्सपायरी से बोलता था और परसों भी बात हुई, किस तरह का ब्रेकडाउन आया है। एक और स्टॉक दीपांशु जो गौर फरमाने वाला है आईईएक्स, मतलब टोटल क्लैरिटी और डिसिप्लिन है। बीच में कई बार ये ऊपर गया 150 रुपए का, मतलब क्रॉसिंग भी हुई और वो चार्ट्स वार्ट्स भी अच्छे लगने लगे, लेकिन अल्टीमेटली देख लीजिए कहाँ हो गया। तो मतलब ये स्टॉक जो बहुत ज्यादा पेन दे सकते हैं दीपांशु, ये बहुत जरूरी होते हैं आइडेंटिफाई करना। दीपांशु स्टॉक्स तो मुझे सारे, मतलब कोई भी ऐसा दम नहीं दिख रहा, और मुझे जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि जब स्टॉक्स खराब है तो इंडेक्स क्यों बढ़ेगा, मुझे ऐसा कोई रीजन नहीं दिखता कि बाजार में ऊपर का कोई बनना चाहिए।
और स्टॉक्स में भी कोई ऐसा नहीं लगता। लेकिन क्या है कि कंटिन्यूसली डाउन होने के बाद अगर एक कॉन्ट्रा प्ले किसी को करना है कि अगर कोई बहुत ही ज्यादा मतलब एडमेंट है कि नहीं कहीं से तो मार्केट घूमेगा, शॉर्ट कवरिंग आएगी, कुछ ना कुछ होगा, तो उसके लिए एक निफ्टी स्प्रेड है जो हमने मतलब जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। वो निफ्टी स्प्रेड ये है दीपांशु, 17,050 की एक कॉल लेनी है और 17,200 की 2 कॉल बेचनी है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, 17,050, अभी 17,040 के अराउंड स्पॉट निफ्टी चल रहा है, तो 17,050 की एक कॉल लेनी है, 17,200 की 2 कॉल बेचनी है। इसकी कॉस्ट आएगी 28, 29 या 30 रुपए मैक्सिमम। तो डाउन साइड तो दीपांशु आपका 30 रुपीज, इससे नीचे आप जा ही नहीं सकते, कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। अपसाइड आप कहां तक सेफ है? 450 तक। तो मुझे एक लगता है कि अगर ये स्टॉक्स वॉक्स जैसे आज ही इतनी करेक्शन आ गई है स्टॉक्स के अंदर, कल और परसों के अंदर अगर बाजार में थोड़ा सा भी एक रिकवरी आती है और वो आएगी इंडेक्स में, क्योंकि दीपांशु सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस मार्केट की क्या है, जो मैं आपको बार बार बोलता हूं, अपना स्टॉक है ना वो लॉस में नहीं बिकता। अब जिसने ऊपर का टाटा पावर लिया है वो 205 में भी नहीं बेच सकता, 200 में भी नहीं बेच सकता, 190 में और 85 में तो क्या ही बेचेगा। लेकिन अगर वो परेशान हो जाता है तो वो निफ्टी या इंडेक्स शॉर्ट कर देता है, जो कि उससे भी खराब ट्रेड होता है। तो कभी क्या होता है कि कोई सेक्टोरल रोटेशन हो जाए, उसके चक्कर में इंडेक्स में थोड़ी सी रिकवरी आ सकती है। तो ये ट्रेड उसके लिए है कि अगर 17,200 तक की रिकवरी आती है तो 30 रुपए देके फिर मेरे को 100 रुपए 150 रुपए भी मिल सकते हैं, जैकपॉट भी लग सकता है इसके अंदर। तो दीपांशु आई थिंक ट्रेडिंग मार्केट है बिल्कुल। जो अनिल जी ने अभी एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट बोली कि नीचे बेचने के रेट नहीं है, ऊपर लेने का मन नहीं है। अब ना लेना है ना बेचना है, कुछ ना कुछ काम तो करना है, पैसे तो बनाने हैं, मतलब एज ए ट्रेडर भी बनाने हैं, एज ए ब्रोकर भी बनाने हैं, तो कुछ अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। तो उसके लिए ये बुल स्प्रेड है निफ्टी का, क्योंकि 1:2 ऊपर में कोई दिक्कत नहीं है, नीचे में 1:2 नहीं बन सकता क्योंकि डाउन साइड ओपन है, अपसाइड कैप्ड है। और जो रिस्पेक्टिव स्टॉक्स की हमने बात की थी दीपांशु, मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स आर अंडर एक्सीडेंटल मूव। तो एक्सीडेंटल कैंडिडेट्स में तो आप देख रहे हैं भारी भरकम पिटाई हो रही है। टाटा पावर भी इस समय फिसला हुआ है और इस समय निफ्टी पर आशु जी 150 पॉइंट का स्प्रेड यूजुअली 100 पॉइंट के स्प्रेड में बनाते हैं कौन? नहीं, यूजुअली 200 पॉइंट के स्प्रेड में बनाते हैं दीपांशु, आज 150 किया है। और अगर कल अगर करूंगा तो शायद 100 करना पड़ जाएगा, क्योंकि प्रीमियम ही बहुत खराब है दीपांशु। अब 30 रुपए भी ऐसे लग रहा है कि बहुत मतलब जान निकल रही है 30 रुपए देते हुए भी। तो और अगर और ज्यादा कम करूंगा तो पास आना पड़ जाता है, तो शेयर के इतना पास भी नहीं आना। नॉर्मल स्प्रेड 200 का होता है, अब 150 पॉइंट का है, क्योंकि एक्सपायरी में एक दिन कम है इस बार। इस लिहाज से ये आपके लिए एक अगर बाउंस बैक आता है तो उस समय आप प्ले जरूर यहाँ पर कर सकते हैं। थोड़ा बैंक निफ्टी में एक बाउंस बैक जरूर आपको इस समय आते हुए दिख रहा है। बैंक्स में निचले स्तरों से थोड़ी थोड़ी खरीदारी भी आ रही है। डेज हाई पर बैंक निफ्टी आने की कोशिश अभी अभी कर रहा है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए अभी तक का रुझान। हल्की फुल्की खरीदारी के संकेत आपको इस वक्त आते हुए नजर आएंगे और लगभग अब 17,050 के आसपास डे हाई पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा और बैंक निफ्टी 39,500 के ऊपर निकलकर टिकने की कोशिश करता हुआ दिख रहा था। आखिरी मिनटों में जब हम, आखिरी मिनटों तो नहीं कहूँगा, आखिरी घंटे में जब हम प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं तो हल्की फुल्की रिकवरी आती दिख रही है। आइए बढ़ते आगे और रियल एस्टेट सेक्टर पर करेंगे फोकस, जहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग खबरें आती हुई दिख रही कि रियल एस्टेट डेवलपर्स जो भी ऐसे बिल्डर्स हैं, रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, प्रॉपर्टी मार्केट में ट्रेड करने वाले, डेवलप करने वाले जो बड़े बिल्डर्स हैं, उनको आने वाले समय में कुछ और फ़ायदा होने की तैयारी में कुछ बड़े गेंस हो सकते हैं, ऐसा एक रिपोर्ट करी है। उस रिपोर्ट की सारी डिटेल्स लेकर हमारे साथ तैयार हैं वरुण दुबे। वरुण बताइए क्या है रिपोर्ट, क्या कुछ कह रही है? तो अनिल जी, ये रिपोर्ट जो है वो ICICI सिक्योरिटीज़ की है। ओके। और ये कह रही कि आने वाले समय में लिस्टेड रियल एस्टेट प्लेयर्स जो है उनका मार्केट शेयर जो है वो और बढ़ सकता है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो करीब 29% के आसपास का है, ये बढ़ के 33% या उसके ऊपर भी जा सकता है। इनफैक्ट FY20 में अगर आप देखते हैं ना तो ये मार्केट शेयर केवल 16% के आसपास था। तो लगातार अगर आप देखेंगे तो लिस्टेड प्लेयर्स, और खासकर लिस्टेड प्लेयर्स अगर आप देखेंगे तो ये वो प्रीमियम प्लेयर्स होते हैं जिनके मार्केट शेयर में लगातार बढ़ोतरी जो है वो होते जा रही है। अब इसके 2 बड़े कारण हैं जो कि FY20 से ये स्पाइक जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने मिला। एक तो रेरा पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो गया और दूसरा पेंडेमिक जो आया उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो प्रीमियम मार्केट वाले और खासकर जिस पे आपको सबसे ज़्यादा भरोसा है उनके मार्केट शेयर जो है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने मिली है। लिस्टेड स्पेस में आने वाले दिनों में भी काफ़ी एक्शन जो है वो आपको देखने मिल सकता है, काफ़ी एक्सपांशन जो है वो आपको देखने मिल सकता है। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो कोई भी रियल एस्टेट प्लेयर जो रहता है वो कर्ज पे पैसा लेता है और उसके बाद ही अपनी प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करता है। और जाहिर सी बात है हाल फिलहाल में हमने देखा है कि इनकी जो ओवरऑल क्रेडिबिलिटी है वो बाकी प्लेयर से काफ़ी ज़्यादा होती है। और बढ़ती ब्याज दर में अक्सर ये होता है कि जो ज़्यादा क्रेडिबल है उनको ज़्यादा रेट पे कहीं ना कहीं ब्याज मिलता है, तो उसका असर जो है वो भी रियल एस्टेट स्पेस में देखने मिल रहा है।
और इनफैक्ट 2022 से अब तक अगर आप देखेंगे या पिछले कुछ समय में आप देखेंगे तो 60 से ज़्यादा % के आसपास के जो प्रोजेक्ट्स है वो बेसिकली इन लिस्टेड प्लेयर्स के ही आए हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ किस तरह का एक्सपांशन ये कर रहे हैं। ओबेरॉय रियल्टी देखिए, पोखरण में हाल ही में इन्होंने करीब 8.5 एकड़ के आसपास की ज़मीन जो है वो खरीदी है। 22.5 लाख स्क्वायर फीट का एडिशनल सेलेबल एरिया जो है वो ये वहाँ पे बनाने वाले हैं। मैक्रोटेक डेवलपर्स कंपनी ने 4 नए प्रोजेक्ट्स जो है वो इन्होंने लॉन्च किए हैं। कीस्टोन रियल्टर्स, यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो पाइपलाइन में 35 से ज़्यादा मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास के प्रोजेक्ट्स है। डीएलएफ तो हाल ही में आपको याद होगा किस तरह से इन्होंने सेल की थी। गोदरेज प्रॉपर्टीज 28 एकड़ के आसपास बेंगलोर में लैंड पार्सल जो है इन्होंने खरीदा है। इनफैक्ट मुंबई में भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे लैंड पार्सल जो है वो ये लगातार खरीदते जा रहे हैं। तो जो लिस्टेड प्लेयर्स है, खासकर ओबेरॉय, मैक्रोटेक, कीस्टोन, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इनका मार्केट शेयर जो है वो लगातार 2020 से अब तक बढ़ रहा है और 2025 तक भी अगर आप देखेंगे तो 33-35% के आसपास पहुंचने का अनुमान जो है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट लगा रही है यहाँ पे। तो लिस्टेड प्लेयर्स आप कह रहे हैं बड़े प्लेयर्स को ज्यादा फायदा होने वाला है। ज़्यादा फायदा हो रहा है और वो हम देख भी रहे दीप, जैसे कि आप देखेंगे कि प्रीमियम सेल्स लगातार बढ़ते जा रही है। इनफैक्ट आप अपने एरिया में देख लीजिए, कांदीवली में जिस तरह से लोधा है, गोदरेज है, लगातार स्पेस खरीदते जा रहे हैं, लगातार प्रॉपर्टीज बेचते जा रहे हैं, इनका मार्केट शेयर तो लगातार वो बढ़ तो रहा इस वजह से कि दीप वहाँ रहते हैं, हाँ। और कोई वजह थोड़ी है। है। मैं भी वहाँ रहता अच्छा हूँ, दोनों रहते हैं। कोई और भी वहीं पे रहता है सर। अच्छा, इस कोई वजह और भी से रहता है। कोई और भी इस वजह से इतनी डिमांड है वहाँ पर। ओह, नहीं, वो तीसरे आदमी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां वो से बता देना। प्रीमियम वहां से आता है। अच्छा पता नहीं भाई, देखो हमारी रिसर्च टीम लगी हुई है, जैसे ही पता चलेगा बताया जाएगा। प्रीमियम। बट बाय द वे अब ये बात है, आई थिंक आज ही हो रहा है। जैसे हमने देखा 2 हफ्ते पहले वो डीएलएफ का एक प्रोजेक्ट 8,000 करोड़ की प्री सेल्स आ गई उसमें बैठे बैठे। एक और डेवलपर है गुड़गांव में M3M करके, ओके, गोल्फ एस्टेट के कुछ प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाए हैं बड़े प्रीमियम वाले। राइट। उन्होंने आज कुछ नया प्रोजेक्ट खोला है, वहां पर भी ऐसी डिमांड आ रही है, मतलब कुछ गजब की डिमांड है। बैठे बैठे घर सोल्ड आउट हो रहे हैं सर। गजब है, चलिए बढ़िया है। तो अच्छी बिक्री होती दिख रही है वहाँ पर, एक्शन भरपूर आपको आते हुए नजर आएगा इस वक्त। डीएलएफ भी अच्छी रेंज में आया, जो खरीदारी की रेंज थी हमारी 340-350 रुपए के आसपास। अब इन्वेस्टमेंट के लिहाज से खरीदारी की रेंज में धीरे धीरे डीएलएफ भी आता हुआ दिख रहा है, और ये इस रेंज में आपको मौके ढूंढने जब भी ये खरीदारी के आपको आते हुए दिखे, इस पर करिएगा फोकस। आइए बढ़ते आगे और कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर, अच्छा पहले एक बार जरा राय तो ले जाए डीएलएफ पर। जरा सचिन जी चार्ट्स देखिए, राय दीजिए। इन्वेस्टर्स अगर कोई पोर्टफोलियो में खरीद रखने के लिहाज से खरीदना चाहे, कौन सा लेवल अच्छा होगा जहाँ खरीदारी करनी चाहिए? जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, हमने इसे अभी फिलहाल 10 की कमाई में भी रिकमेंड किया था। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 530 के आसपास की जगह यहाँ पर नजर आ रही है मंथली चार्ट पे। एंड जिस तरीके से फिलहाल ये डिक्लाइंस मिली है, तो मुझे लग रहा है ये डिक्लाइंस काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने पोर्टफोलियो में ये पर्टिकुलर स्टॉक उतारने के लिए। सो डेफिनेटली यहाँ पर स्ट्रक्चर इतना वीक नहीं है, एक अच्छा कंसोलिडेशन नजर आ रहा था पिछले 7 महीनों से। मुझे लग रहा है उसी पर्टिकुलर कंसोलिडेशन के लोअर बैंड पे वापस ये स्टॉक प्लेस्ड है। सो आई थिंक 340-330 एक आइडियल जोन है जहाँ पर ये स्टॉक अभी भी अक्यूमुलेट किया जा सकता है ऑन अ डिक्लाइन। एंड ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है यहाँ पर काफी बड़े पैटर्न का जो प्रोबेबल टारगेट है वो लगभग अराउंड 530 के ऊपर ही प्लेस्ड है। सो डेफिनेटली यहाँ पर अक्यूमुलेट करना चाहिए। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 320 के वीकली क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ ये पोजीशन रिटेन भी की जा सकती है। 320 का ट्रेडिंग क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाएं और होल्ड करें अगर आपकी पोजीशन है तो। आइए बढ़ते आगे, हिमांशु जी के लिए बिल्कुल हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। खरीदारी करनी है अल्ट्राटेक सीमेंट के फ्यूचर्स में 7460 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 7430 के नीचे का, और अपसाइड में पहला टारगेट रहेगा 7540, दूसरा टारगेट 7600। 7540 और 7600 रुपए के टारगेट्स के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट के फ्यूचर्स में खरीदारी करके चलेंगे अनिल जी। पहली बात तो यह है कि बाजार में पिछले 15-20 मिनट में वापस से अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। दूसरी बात यह है कि अल्ट्राटेक सीमेंट एक काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाता हुआ नजर आया है, और यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर स्टॉक में 7600 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है, इसलिए अल्ट्राटेक सीमेंट के फ्यूचर्स में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, अल्ट्राटेक इसमें कर रही हैं आपको खरीदारी। सीमेंट, बाकी सीमेंट शेयर्स भी बाउंस बैक कर ही रहे हैं। शो की शुरुआत में हमने राय भी ली थी ग्रासिम पर,
जो मूव आपको अच्छी दिखा रहा है। बट आज के क्लियर स्टार्स आपके सारे फार्मा शेयर्स हैं। बायोकॉन, लुपिन, ग्लेनमार्क, एल्केम, औरबिंदो टॉप 5 वायदा कारोबार के गेनर्स। ये 5 स्टॉक्स आपको इस समय मूव दिख रहे हैं। उसमें मेट्रोपोलिस भी जोड़ दीजिए जो हेल्थ केयर का काउंटर है, अच्छी मूव इस पर भी आ रही है। तो सारे फार्मा शेयर्स में एक अच्छी मूव आपको आती दिखी। एज अ बास्केट ही पूरा स्पेस मूव कर रहा है। मेट्रोपोलिस भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वापस कोविड केसेस बढ़ने की खबर आ रही है, जिसकी वजह से डायग्नोस्टिक स्टॉक्स भी एक्शन में है। सचिन जी, मेट्रोपोलिस के चार्ट पर क्या रहा है? बड़ी पिटाई हुई थी इसकी, उसके बाद काफी समय तक रेंज में भी रहा, आज 2-2.5% की अच्छी मूव है। जी दीपांशु, बट ये पर्टिकुलर मूव भी एक रिबाउंड हो रहा है 1200 के आसपास। 2 बार इसने अटेम्प्ट किए थे उसके नीचे क्लोजिंग देने के, वो दोनों अटेम्प्ट्स फेल हुए थे और ये वापस ये थर्ड अटेम्प्ट है जहां पर 1200 के आसपास से ही वापस एक स्विंग ऑन द पॉजिटिव साइड एग्जिबिट हुआ है। सो इमीडिएट बेसिस पे जो एक ट्रेडिंग रेंज में ये स्टॉक ऑस्किलेट कर रहा है 1350 से लेके 1200, आई थिंक ये पर्टिकुलर रेंज अगले कुछ महीनों से हफ्तों के लिए शायद वैलिड ही रहनी चाहिए। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है यहाँ पर बड़ी वीकनेस तो नजर नहीं आ रही। ऑन द कॉन्ट्ररी, इनफैक्ट अगर यहाँ से ये उछाल सस्टेन हो जाता है तो लगभग 1300-1350 के आसपास के स्विंग भी कंफर्टेबली नजर आ सकते हैं अगले कुछ हफ्तों में। सो आई थिंक यहाँ पर एक बाइंग पोजीशन डिप्लॉय की जा सकती है ये 1180 के स्टॉप लॉस के साथ। 1180 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें मेट्रोपोलिस में, ये है राय आपके लिए। आइए बढ़ते आगे। मॉर्गन स्टैनली, ये है बड़ी दिग्गज एफआई जिसने आज एक स्टॉक पे अपना कवरेज शुरू किया। शुरुआत में ही बड़ी दमदार रिपोर्ट निकाली है और कंपनी का नाम है फिनिक्स मिल्स, जो कमर्शियल रियल एस्टेट के कारोबार में है, स्पेशली मुंबई में। आइए जानते हैं क्या कह रही है मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट, क्या कुछ लिखा है। आशीष हमारे साथ तैयार है बताने के लिए। आशीष जी बताइए। सर, ग्रोथ को लेकर काफ़ी बुलिश है, इसके चलते देखिए ओवरवेट की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की है। मॉर्गन स्टैनली ने 1700 रुपये का ऊंचा रख दिया और इसका असर आपको स्टॉक के प्राइस में भी नजर आएगा। फिलहाल 2% ऊपर चल रहा है। इसके पीछे का तर्क ये है कि 8 शहरों में आप देखिए कंपनी के पास 11 मॉल है और लगातार विस्तार यहाँ पर चल रहा है। दिसंबर 2022 में कंपनी ने इंदौर में एक नया मॉल खोला था, वहाँ पर भी रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया मिल रहा है और फरवरी में आप देखें अहमदाबाद में भी एक नए मॉल की शुरुआत की गई है। कंपनी अगले 9 शहरों में जो है विस्तार करने का पूरी तरीके से फोकस कर रही है। पुणे के सहित कोलकाता में भी देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी नए मॉल जो है इनकी डेवलपमेंट और प्लानिंग चल रही है। इनफैक्ट आप देखिए पुणे और बेंगलुरु यहाँ पर जो है Q1 FY24 से जो पूरा काम है मॉल्स का दोनों में खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से कमीशनिंग होने की भी जो पूरी है वो संभावना है। लेकिन ये फोकस करें कि जो रेंटल यील्ड है इनकी यहाँ पर बढ़त देखने को मिल सकती है। जो रेंटल इनकम है अगले 3 से 4 साल में मॉर्गन स्टैनली फोरकास्ट करके चल रहा है कि यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी है और साथ में अगर आप देखें तो जो वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक मिल रहा है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि FY24 फॉरवर्ड EPS के हिसाब से आप देखें तो स्टॉक चल रहा है केवल 26 टाइम पर। इसके चलते स्टॉक इन्हें अट्रैक्टिव लगता है और वैसे भी ट्रैक रिकॉर्ड स्टॉक का काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आप देखिए 1 अप्रैल से लेके अब तक यानी करीब करीब 1 साल के अंदर जहाँ पर निफ्टी रियल्टी ने गिरावट दिखाई है, इसी के मुकाबले आप फिनिक्स मिल्स में देखें तो 20% की तेजी आई। स्टॉक चल रहा है, वैल्यूएशन अच्छे है, जिसके चलते इनका भरोसा बना हुआ है। ओवरवेट की रेटिंग के साथ 1700 रुपये का लक्ष्य दिया है। फिनिक्स मिल्स ये भी आपको अच्छे एक्शन में दिख रहा है। तो रियल एस्टेट स्टॉक्स आप कह रहे हैं इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है और बहुत अच्छी तरीके से किया है। 18% 1 साल में निफ्टी रियल्टी घटा है, गिरा है और इसने 19.5-20% का रिटर्न दिया है। जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस आ रही है इस काउंटर में। स्टॉक पर जरा राय भी ली जाए। हिमांशु जी देखें सर फिनिक्स मिल्स का चार्ट। जी दीप 1308 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं। बिल्कुल 1308 पर है हिमांशु जी। चार्ट सेटअप पॉजिटिव है। हालांकि स्टॉक ने पिछले कुछ हफ्तों से एक डिसेंट करेक्शन पूरी की है, लेकिन अगर ये स्टॉक वापस से 1330-1350 के ऊपर क्लोजिंग एस्टेब्लिश करता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फर्स्ट सिग्नल मिलेगा कि स्टॉक ने जो अपनी करेक्शन है वो पूरी कर ली है। रिलेटिवली चार्ट सेटअप पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि यहां से गोइंग अहेड बाय ऑन डिप्स स्टॉक में एक व्यू बनाया जा सकता है। पोजिशनली 1255-1260 का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में 1330-1350 का पहला लेवल है जो वॉच करना चाहिए। उसके ऊपर 1400-1420 रुपए तक का नेक्स्ट अपसाइड शॉर्ट टर्म में स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो ये है फिनिक्स मिल्स एक्शन में। रियल एस्टेट स्टॉक्स ही हैं सर फोकस में आ रहे हैं जो बिल्कुल फुल एक्शन में है रियल एस्टेट स्टॉक्स और फुल एक्शन में सेठी साहब भी। आइए बिगुल के साथ उनका किया जाए स्वागत।
सेठी साहब बहुत बहुत स्वागत है, बताएं सर क्या है इरादा आज? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, 2 स्टॉक्स है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करने की सलाह। 2 स्टॉक कैश मार्केट, दोनों में खरीदारी, बताएं सर। पहला अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है कार्बोरंडम यूनिवर्सल, जो अभी 942 के लेवल्स पे है। पहले टारगेट स्टॉप लॉस दे देता हूँ। 970 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 930 का स्टॉप लॉस। एक मुरुगप्पा ग्रुप की एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी, एक वर्ल्ड क्लास कंपनी है जिसका जॉइंट वेंचर है विद कार्बोरंडम कंपनी यूएसए और यूनिवर्सल ग्राइंडिंग व्हील कंपनी यूके। तो कार्बोरंडम यूनिवर्सल वहीं से नाम आया होगा। ये कंपनी एब्रेसिव्स, फिर रिफ्रैक्टरीज, इंडस्ट्रियल सेरेमिक्स और इलेक्ट्रो मिनरल्स बनाती है और मेनली कैटर करती है, जैसे ऑटो है, ऑटो कंपोनेंट, इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, हाउसिंग, इन सब सेक्टर्स को कैटर करती है। जबरदस्त फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, एक ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी, अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, अच्छे रिटर्न रेशियोज और FIS-DIs की भी अच्छी खासी 36-37% की हिस्सेदारी है, जिसमें HDFC, कोटक, फिर निप्पॉन, L&T वगैरह इसमें ओन करते हैं। MIT भी 1.3% स्टेक ओन करता है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अपने हाइट से थोड़ा रिसेंटली करेक्ट हुआ है। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। टारगेट है 970 का और 930 का स्टॉप लॉस। ओके, 930 का स्टॉप लॉस, 970 का टारगेट, कार्बोरंडम यूनिवर्सल। ये है पहला स्टॉक जो सेठी साहब की तरफ से। बताएं सर दूसरा शेयर। अनिल जी, आपका दूसरा स्टॉक है एक छोटी साइज की इंजीनियरिंग कंपनी अनूप इंजीनियरिंग, जो अभी 975 के आसपास ट्रेड करता है। स्टॉक 1010 का टारगेट है, 960 का स्टॉप लॉस। अनिल जी, एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एक इंजीनियरिंग कंपनी है, हालांकि छोटी साइज की कंपनी, और ये अरविंद ग्रुप की कंपनी है, संजय लाल भाई ग्रुप की। और कंपनी क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाती है, ऑयल एंड गैस, फिर पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, पावर, फार्मा, इन सब सेक्टर्स के लिए। और जिस तरह से हमने बजट में देखा, सरकार का पूरा फोकस है केपेक्स को बढ़ाने का, प्राइवेट केपेक्स को भी बूस्ट करने का। मुझे लगता है इस तरह की कंपनियां अच्छा करेगी। वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता है, अच्छे फंडामेंटल्स है, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, अच्छे मार्जिन्स भी अच्छे हैं, एक जीरो डेट कंपनी। और FIS-DIs भी 14.2% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें HDFC है ही है, फिर आपके कई रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी बाजार के इसमें निवेशित है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ है। यहाँ पे ये ईयर एंड कंसिडरेशंस के हिसाब से मुझे लगता है थोड़ा सबड्यूड होगा, तो इन लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह है। और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 1010 का, स्टॉप लॉस रखना 960 का। ओके, तो ये है आपके लिए अनूप इंजीनियरिंग और साथ ही कार्बोरंडम, 2 स्टॉक्स जहां पर करनी है खरीदारी। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए 2:30 बज चुके हैं और लेते हैं अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी। सर, डाउ फ्यूचर्स हल्के मूव कर रहे हैं ऊपर, 100 पॉइंट ऊपर इस समय दिख रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स में आपको हल्की बढ़त इस समय दिख रही है, तो थोड़ा ठीक है अमेरिकी बाजार। फ्राइडे को अच्छी रिकवरी के बाद 130 अंक ऊपर हुए थे और अभी भी 100 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स हैं। यूरोप में अच्छा कारोबार है, 1% तक की तेजी है। जर्मनी के बाजार स्पेशली बाउंस बैक कर रहे हैं डॉइच बैंक के गिरावट के बाद। एशिया में मिला जुला कारोबार था। चीन के बाजार आज स्पेशली कमजोर थे, अदरवाइज एशिया ठीक ठाक था। हमारे बाजार भी अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, इनफैक्ट आप कह सकते हैं आज तो थोड़ी आउट परफॉर्मेंस दिख रही है हमारे बाजार से। क्या करना है सर? दीप, इंतज़ार, रेंज के किसी एक सिरे पर पहुंचने का इंतज़ार कर रहे हैं। वो है नीचे की तरफ का जो लेवल है वो 16,850 से 16,950, जो यहाँ से 100-125 पॉइंट नीचे रेंज जहाँ शुरू होती है, उस रेंज में खरीदारी करने की राय है। इस रेंज में जब भी आए आप खरीदारी कीजिए। आज भी आप देखिए लो वही बनाया है 16,918 का, तो इस रेंज में मौका देता है, तब डरे बगैर खरीदना है। ऊपर में 17,100 से 17,200 की रेंज है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करने का या शॉर्ट करने का मौका मिलेगा बाजार के मूड माहौल के हिसाब से। वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी, तो 150 बढ़िया लेवल है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर बेचना चाहते हैं तो 100 से शुरुआत करें। एकदम पैसिव ट्रेडर मेरा तो लेवल आया तो ठीक, नहीं तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा, तो फिर 17,200 का इंतजार करें, वहाँ पर आपको बेचना चाहिए। तो 16,800 17,200 की जो 400 पॉइंट की रेंज है, जिसमें पिछले 10 दिन से बाजार है, 9 दिनों से क्लोजिंग बेसिस पे न हम 16,950 तोड़ रहे हैं, न 17,150 तोड़ रहे हैं। आज भी उसमें कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है, और जब तक वो बदलाव होने की उम्मीद नहीं है तब तक रेंज के ऊपरी सिरे पर आपको बेचना है, रेंज के निचले सिरे पर आपको लेना है। आखिरी 1 घंटे में हम 17,000 की क्लोजिंग देने की वो इस वजह से कि 17,000 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 1,36,00,000 शेयरों का, और 17,000 के कॉल्स पर 1,04,00,000 शेयर कॉल्स में खड़े हैं। तो अब बचे हुए समय में थोड़ी बहुत कॉल रहे, जो कॉल्स में जो बिकवाली हुई है वो शॉर्ट कवरिंग होने की संभावना है, तो 17,000 आप होल्ड कर पाएंगे। 17,100 को पार करके टिकना थोड़ा मुश्किल है। 3 बजे तक आपको 17,100 को पार करके टिकना, अगर टिक गए तो 17,150 तक जाने की कोशिश आप आज कर सकते हैं। तो अदरवाइज
बचे हुए समय में 17,000 17,100 इसी रेंज में बाजार टाइम पास करके बंद हो जाएगा, लेकिन फिर भी अच्छी ही क्लोजिंग दिख रही है, कोई खास दिक्कत नहीं। थोड़ा तो 50 पॉइंट ऊपर नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। 1 करोड़ 11 लाख शेयर हैं 17,100 के कॉल पर, इसलिए 3 बजे के पहले पार करना जरूरी है। अगर 3 बजे के पहले कर लिया तो फिर 50 पॉइंट और मिल जाएंगे, क्योंकि वो शॉर्ट कवरिंग फिर है ना 17,100 की नहीं होगी, फिर 17,000 की होगी। 17,000 के कॉल्स पे 1 करोड़ 4 लाख शेयर है, और आप 100 पॉइंट ऊपर निकल कर ट्रेड करना शुरू करते हैं, आखिरी आधे घंटे के पहले निकल जाते हैं, क्लोजिंग आपकी उसके 100 पॉइंट ऊपर की स्ट्राइक प्राइस की आती है, तब शॉर्ट सेलर अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है, काटता, उसके पहले नहीं काटता। तो इसलिए मेरा ये मानना है 2 चीज़ें होनी ज़रूरी है, 17,100 पार होना जरूरी है और 3 बजे के पहले होना जरूरी है। आखिरी 5-7-10 मिनटों में हो भी उसका मज़ा नहीं, क्योंकि एवरेज क्लोजिंग आपको नहीं मिलती, आपको एवरेज क्लोजिंग 17,100 के ऊपर की चाहिए। क्लियर है? तो ये आपके लिए निफ्टी के डेटा है। बैंक निफ्टी 39,500 मेक और ब्रेक लेवल है। 39,500 के पुट पर 46 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट है, और 39,500 का कॉल राइटर भी तगड़ा खड़ा है, 60 लाख शेयर है। थोड़ा सा बैकफुट पर आज दिन में पहली बार आया है, लेकिन वही 39,700 750 की रेंज की जिसकी हम बात कर रहे थे, वहीं जाकर बैंक निफ्टी रुका है। आप देखिए आज का ही 695 का ही है, 700 ये एक तरह से। सो आई थिंक ऊपर की तरफ वही 700 775 है, और नीचे में 39,400 39,500 की रेंज में बाइंग है। तो 39,400 39,500 आता है तो खरीदारी करनी है, 39,700 39,800 आता है तो प्रॉफिट बुकिंग करनी है। बाकी आराम से इंतजार कीजिए, कोई खास बड़ा इधर भी बहुत बड़ा होने वाला है नहीं। थोड़ी सी बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्मेंस कम की है, जो इतना पिटे हुए था, हल्की सी रिकवरी थोड़ी बैंक निफ्टी में आखिरी मिनटों में, और निफ्टी में भी जो तेजी बनी है वो बैंक निफ्टी की वजह से हल्की सी बनती हुई दिखी है, बस उतना ही। थोड़ा एक्सटेंड थोड़ा किया है। ठीक है सर, चलिए ये है इस समय का एक्शन। आइए कुछ कॉल्स भी हैं तैयार बिगुल सचिन जी के लिए। BTS डबल टी बताएं सचिन जी। दीपांशु, जो सेक्टर आपने हाईलाइट किया था इस शो की शुरुआत में, वो सीमेंट्स, एंड वहां पर जिस तरीके से मोमेंटम है वो काफी सस्टेनेबल नजर आ रहा है। तो ग्राफिंग के बाद यहाँ पर ध्यान गया है दालमिया भारत के स्ट्रक्चर पे, जिस तरीके से इसने इंट्राडे चार्ट्स पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर से ब्रेकआउट दिया है। नेकलाइन थी अराउंड 1855 के आसपास की, वो इसने काफी कन्विंसिंगली ब्रेक की है। प्लस इसका जो डेली RSI है वो काफी ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद अपने 50 लेवल के ऊपर अच्छी तरह ट्रेंड हो रहा है। तो मुझे लग रहा है ये जो मोमेंटम मिला है ये आई थिंक एक से 2 दिनों के लिए एक्सटेंड भी होना चाहिए। सो लगभग अराउंड 1930 के पोजिशनल टारगेट के लिए यहाँ पर अभी भी लॉन्ग पोजिशन ऐड किए जा सकते हैं। थोड़ा सा ब्रेकआउट के बाद एक्सेलरेशन हुआ है, तो अगर डिक्लाइंस मिलते भी है तो 1870 तक ये पर्टिकुलर स्टॉक अक्यूमुलेट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1848 पे फ्यूचर्स में, एंड टारगेट ऑन दी अपसाइड लगभग अवेलेबल है 1930 तक का। तो खरीदारी करनी है दालमिया भारत के फ्यूचर्स में। 1930 के टारगेट के लिए दालमिया भारत के फ्यूचर्स में करें खरीदारी, ये राय आपके लिए आती है। 1870 1930 2 टारगेट हैं, और स्टॉप लॉस आपको लगाना 1848 1848। आइए कुणाल जी राकेश जी के लिए बिल्कुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। इंटायर FMCG स्पेस काफी अच्छा लग रहा है, और लीवर काफी समय से चला नहीं है, इसको हमने 2-3 सत्र पहले भी रिकमेंड किया था। टेक्निकल चार्ट अच्छा है और एक बड़ा रिवर्सल यहाँ देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके का टेक्निकल पैटर्न है, स्टॉक 35-40 रुपीज का अप मूव दिखा सकता है। अपनी 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए अनिल जी, यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है जिसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। पैटर्न लगभग कंप्लीट हुआ है, ब्रेकआउट आज के ट्रेड में आता हुआ दिख रहा है, तो इन स्तरों पर बाय करके चलने की हमारी राय है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखे, और स्टॉप लॉस आपको रखना है 2475 2475 के स्टॉप लॉस से लीवर में खरीदारी की राय है। पहला टारगेट होगा 2550 का, 2550 का फर्स्ट टारगेट, और 2580 का दूसरा टारगेट है, जिसके लिए लीवर में खरीदारी करें। आज थोड़ा कंजम्पशन स्टॉक्स में मूवमेंट आ ही रहा है। ITC हमने देखा, टाटा कंज्यूमर में मूव देखी, सुबह गोदरेज कंज्यूमर की भी बात हो रही थी, और अब दिग्गज HUL ये भी आपको एक्शन में आते हुए दिख रहा है। तो थोड़ा कंजम्पशन स्टॉक्स पर रखिएगा नजर।
आज बाजार के मूड माहौल को अच्छा इन्होंने जरूर करा हुआ है। ट्रेंड भी देखिए ब्रॉडर कंजम्पशन स्पेस का ये 2.5% ऊपर ये काउंटर भी ट्रेड कर रहा है, इसमें भी अच्छी खासी खरीदारी आपको इस समय दिख रही है। जरा ट्रेंड के एक चार्ट एक्शन भी लिया जाए। हिमांशु जी देखेंगे ट्रेंड, अभी थोड़ी देर पहले ट्राइडेंट पूछा था, ये ट्रेंड है 1340 का लेवल 2.25% ऊपर डेज हाई पर। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्टॉक ने लोअर लेवल्स लगभग 1150 रुपए के टेस्ट किए थे इस लेग ऑफ डिक्लाइन में, और उसके बाद एक अच्छी रिकवरी स्टॉक ने देने में कामयाबी दिखाई है। जहां तक मोमेंटम का सवाल है, मुझे लगता है कि स्टॉक जैसे ही 1370 1365 ये हैंडल पार करेगा, ना केवल ये कंफर्मेशन होगा कि स्टॉक की जो करेक्शन है वो पूरी हो चुकी है, बल्कि फ्रेश लॉन्ग साइड में मोमेंटम भी बनता हुआ नजर आ सकता है। तो जिनके पास तेजी की पोजीशन है बने रहें। फ्रेश शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से 1365 रुपए के ऊपर, 1365 या 1370 के ऊपर खरीदारी करके चला जा सकता है। ओके, ये है आपके लिए ट्रेंड पर राय इस वक्त आती हुई दिख रही है। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब वक्त है एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आपको बताने का। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर के बोर्ड ने बटरफ्लाई गांधीमती के साथ मर्जर को दे दी है मंजूरी। क्या है पूरी डिटेल्स? तैयार है हमारे साथ नुपुर बताने के लिए। नुपुर बताइए। बोर्ड की तरफ से मंजूरी आ चुकी है इस मर्जर को लेके। पिछले साल क्रॉम्पटन ने बटरफ्लाई गांधीमती में स्टेक खरीदा था 75%, और उसके बाद 6% स्टेक खरीदा था और ओपन ऑफर लाया था क्योंकि 81% के आसपास पहुंच गई थी तो होल्डिंग। उसके बाद अब कंपनी पूरी की पूरी मर्ज होने वाली है बटरफ्लाई गांधीमती क्रॉम्पटन कंज्यूमर में। तो एक ही एंटिटी होगी अब क्रॉम्पटन कंज्यूमर, जहां पे कंपनी ने कॉन्फ्रेंस कॉल में भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हाईलाइट किए। लेकिन आज दबाव में स्टॉक बटरफ्लाई गांधीमती, उसके एक रीज़न है। पहला जब ये ट्रांजैक्शन हुआ था तब 1400 के भाव पे ये ट्रांजैक्शन हुआ था, और अभी जो स्वैप रेशियो है 22:5, जहाँ पे अगर आपके पास बटरफ्लाई गांधीमती के 5 शेयर है तो आपको 22 शेयर मिलेंगे क्रॉम्पटन के, तो वो 1260 के आसपास हो रहा है। तो 10% का डिस्काउंट है। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, इसलिए ये स्टॉक आज थोड़ा दबाव में। कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए। इस पे भी कहा कि ये रीजनेबल वैल्यूएशन है उनकी ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट के हिसाब से, लेकिन उनको लगता है कि सिनर्जीज काफ़ी ज़्यादा होगी इस मर्जर के चलते। जो एलोकेशन है, कैपिटल एलोकेशन, वो काफ़ी बेटर होगा, एफिशिएंसी निकल कर आएगी। जो ब्रांड से प्रोडक्ट के ओवरलैप होता था वो नहीं होगा आगे चलकर। कॉस्ट और रेवेन्यू सिनर्जीज भी काफ़ी सारे, और अब तक अगर देखेंगे तो पिछले साल में कॉस्ट सिनर्जीज की बात करें तो बटरफ्लाई गांधीमती की तरफ से 18 से 20 करोड़ की कॉस्ट सिनर्जीज भी कंपनी ने बुक में दिखाई है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है कि बटरफ्लाई गांधीमती का जो बिजनेस है वो डबल डिजिट में ग्रो करेगा आने वाले सालों में। तो कंपनी काफ़ी पॉजिटिव है बिजनेस को लेकर, लेकिन ये अप्रूवल तभी होगा जब मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स की तरफ से मेजॉरिटी अप्रूवल आएगा। तब फिलहाल बटरफ्लाई गांधीमती के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि 10% के डिस्काउंट पर ये नजर आ रहा है ट्रांजैक्शन। तो आप कह रहे हैं बटरफ्लाई के शेयर होल्डर्स के लिए नेगेटिव है? हाँ, बटरफ्लाई के लिए नेगेटिव है क्योंकि प्राइसिंग में 10% का डिस्काउंट है पिछले भाव से। बट इवेंचुअली ये फिर एक ही कंपनी हो जाएगी। एक ही कंपनी हो जाएगी। अभी भी वैसे है तो क्रॉम्पटन का हिस्सा, बट मर्जर होने की तैयारी में है क्रॉम्पटन। एक बार चार्ट भी देख लें इसकी। 295 सुबह थोड़ा एक्टिव था, अभी थोड़े गेन्स गिव अप करके एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहा है। सचिन जी, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, इस चार्ट को एक बार देख लें सर। दीपांशु, मेजर ट्रेंड तो अभी भी वीक ही है, एंड बार बार इसमें थोड़े से पुल बैक्स आ जाते हैं, बट कोई सस्टेन नहीं होता। RSI भी अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो ऑलमोस्ट एक स्विंग बन चुका है 48-49 लेवल्स के आसपास का, एंड प्राइस एक्शन में भी वीकली या मंथली स्केल पे कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा आई थिंक और पुल बैक होने के बाद वापस ये अपने मेजर ट्रेंड जो बेरिश साइड पे है उसी में ये रिज्यूम रहना चाहिए। सो अभी भी यहाँ पर खरीदारी ना करने की सलाह होगी, एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है 260 से लेके 255 के आसपास के स्विंग्स भी अगले कुछ महीनों में नजर आ सकते हैं। तो ये है आपके लिए राय जहां तक क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर का सवाल है। स्टॉक आपको एक्शन में दिख रहा है। बैंक स्टॉक्स वापस एक्टिव हो रहे हैं। बैंक निफ्टी 225 पॉइंट ऊपर आया है। बैंक ऑफ बड़ौदा, सुबह इसकी बात हो भी रही थी, अच्छे मोमेंटम में, बट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इस पर भी एक अच्छी मूव दिख रही है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। सुबह भी जब बैंक्स उतने एक्टिव नहीं थे तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अच्छी खरीदारी थी। अभी भी अगर आप देखें तो टॉप गेनर है अमंगस्ट बैंक निफ्टी कॉम्पोनेंट्स एटलीस्ट। एक बार बंसल जी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक देखें सर, इसमें मूव अच्छी है आज। जी दीपांशु, आज मूव अच्छी है। कल के हाइस के ऊपर भी स्टॉक निकला हुआ है, तो जिनके पास है दीपांशु बने रहने की राय है। और टेक्निकली दीपांशु थोड़ा सा वेट करेंगे नई खरीदारी के लिए। 570 के अराउंड चल रहा है।
572 573 एक हर्डल है, वो टूटेगा तब एक नई खरीदारी का दावेदार बनेगा। तो इन लेवल्स के मद्देनजर ट्रेडिंग की राय होगी। तो ये है आपके लिए EU स्मॉल फाइनेंस बैंक। अच्छी मूव आ रही है, सेंसेक्स पर भी शानदार रिकवरी है, 400 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स आया है। तो निचले स्तरों से बाजार ने सपोर्ट लिया है और अब आपको एक अच्छी मूव दिखा रहे हैं। और आज की सपोर्ट का सहारा रिलायंस की तरफ से भी आ रहा है। लंबी अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब थोड़ा थोड़ा रिलायंस का भी सहारा बनते हुए दिख रहा है। सचिन जी, एक बार रिलायंस का भी चार्ट देखें सर, इसमें थोड़ी मूव आ रही है। कॉन्ट्रीब्यूशन वाइज सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन यहीं से आ रहा है जी। आई थिंक 2200 का जो सपोर्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है इस एक्सपायरी के लिहाज से। एंड अभी भी 2 अटेम्प्ट होने के बावजूद ये पर्टिकुलर सपोर्ट ऑन अ क्लोजिंग बेसिस इसने मेंटेन किया है। सो जिस तरीके से फिलहाल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है वापस 2280 2200 इसी पर्टिकुलर रेंज में ये ऑस्किलेट करना चाहिए अगले 2 दिनों के लिए। तो यहाँ पर अभी भी मेजर वीकनेस इमीडिएट बेसिस पे नजर नहीं आ रही है। ऑन द कॉन्ट्ररी एक रेंज अच्छी तरह डिफाइंड है एंड इस पर्टिकुलर रेंज में ही मुझे लग रहा है ऑस्किलेशन हो सकता है अगले कुछ दिनों के लिए। तो ये है आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज मूव कर रहा है, आज सपोर्ट दे रहा है बाजार को। अब देखते हैं कितना लंबा चलेगा, बट रिलायंस में मूव आपको अच्छी आती हुई दिख रही है। इन्फोसिस मूव कर रहा है, ITC मूव कर रहा है, SBI आपको मूव करते हुए दिख रहा है। तो अगेन थोड़ा सेक्टर लीडर्स की तरफ से इस समय एक्शन बनते हुए दिख रहा है और बाजार को अच्छा सहारा भी मिल रहा है, जो मूव अच्छी आई हुई है। इन्फी पर भी रखिएगा नजर, थोड़ा एक्शन इस पर भी है। बट SBI, इसके चार्ट पर एक बार कुणाल जी से राय लेनी थी। कुणाल जी, बैंक ऑफ बड़ौदा तो सुबह से एक्टिव है, SBI में उतनी एक्टिविटी अभी तक नहीं दिखी थी सर। अभी थोड़ा मूवमेंट पिछले कुछ मिनटों में आया, क्या SBI मूव के लिए तैयार हो रहा है? जरा देखें इसका चार्ट। देखिए, एक पुल बैक आता हुआ दीपांशु नजर आ रहा है। चार्ट अभी भी कमजोर है और बहुत संभावना इस बात की है कि स्टेट बैंक आपको एक दायरे में, एक रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। रेंज मुझे 500 रुपए से लेकर के 560-65 की नजर आती है। तो मेरी राय में, क्योंकि अब रेंज के निचले स्तरों के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो बहुत मुमकिन है कि यहां से आपको एक अच्छा मूव आता हुआ दिखे। स्टॉक वापस से 540-545 के आसपास सेटल हो जाए और वहां पर मीन रिवर्जन भी हो जाएगा। तो जिनके पास पोजीशन है 500 के स्टॉप लॉस से फिलहाल होल्ड करने की मेरी राय। ओके, 500 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, ये है आपकी लड़ाई SBI पर आती हुई। आइए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका जी फोन लाइन पर हमारे साथ है तैयार। बताएं सर। जी, यहाँ पे 17,100 की कॉल ऑप्शन लेंगे 17,100 की, जो 80-82 ऐसे मिलनी चाहिए। का स्टॉप लॉस होगा 50 रुपए का और टारगेट होंगे, फर्स्ट टारगेट 110 और ऊपर 130 तक के टारगेट हो सकते हैं। अब डेटा में मुझे ये दिख रहा है कि आज शॉर्ट कवरिंग का डेटा काफी हद तक ओपनिंग के बाद बना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज क्लोजिंग भी टुवर्ड्स हाई होनी चाहिए और कल ओपनिंग भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पॉजिटिव ओपनिंग होनी चाहिए, क्योंकि रिलायंस से भी पार्टिसिपेशन है, बैंक निफ्टी से भी है, IT से भी थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेशन। तो ओवरऑल पॉजिटिव डेटा दिख रहा है। शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद कर रहा हूँ आज क्लोजिंग सेशन में और कल पॉजिटिव ओपनिंग होनी चाहिए। सब कुछ देखते हुए 18,100 की कॉल ऑप्शन हम देंगे, 80-82, स्टॉप लॉस 50 का, टारगेट 110 से 130। 2 टारगेट होंगे, टारगेट नंबर 1 110 और दूसरा 130। ओके, तो ये है कॉल ऑप्शन खरीदने की राय। नितिन जी, दीप आपको पार्टी देना चाहते हैं, आप लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, 2 काम करने की। एक तो जब भी ये बुलाए पार्टी में तब आना है, ठीक है? बिल्कुल। ये काम दूसरा है। पहला काम में आपको 18,100 करवाना है, बोलिए। 17,100। ओके, पार्टी कैंसिल। ओके ओके, 17,100 का कॉल ऑप्शन खरीदे 82 रुपए में और 50 रुपए का स्टॉप लॉस, 110 और 130 के टारगेट के लिए। आप सबको कॉल ऑप्शन याद हो गया होगा। 17,100 का 17,100 को दिया है। तो बिल्कुल नितिन जी की तरफ से ये राय आपके लिए आती हुई ऑप्शंस में खरीदारी करने के लिए। आज से बंसल जी कुछ कहना चाहते हैं। बंसल जी बोले पार्टी का आमंत्रण और मेरा नाम ना हो, भले चाहे हो ना हो, नाम तो होना चाहिए। जी बंसल जी, आपकी आपत्ति क्या है, बताएं सर। आपत्ति नहीं अनिल जी, मैं थोड़ा सा आपका और दीप का, अनिल जी के जनरल नॉलेज बढ़ाना चाह रहा हूँ अनिल जी, कि नितिन जो है अनिल जी इस प्लेनेट के सबसे बिजी व्यक्ति अनिल जी। इनको आप 8 बार पार्टी में बुलाएंगे तो 8 में से 7 बार ये आखिरी मोमेंट में गायब हो जाते हैं अनिल जी, सॉरी बोल के। हाँ। तो ये बहुत बिजी हैं, तो दीप की नॉलेज में डालना चाह रहा हूँ अनिल जी, आप लोगों का जीके बढ़ा रहा हूँ। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि आपके साथ ना करना चाहते हो। ये भी तो हो सकता है
कि भाई मतलब पर्सन कैन बी चूजी। अनिल जी आपको ये गलतफहमी कैसे हुई कि मैं पार्टी देता हूं? अनिल जी मैं तो पार्टी में जाता हूं। अनिल जी हाँ तो फिर तो कोई बुलाएगा तभी तो जाएंगे ना आदमी। जब आप बुलाई नहीं दे तो आएंगे कैसे? ये बढ़िया है। तो नितिन जी बीजी आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त भी रहें। व्यस्त रहना बहुत जरूरी है। अगर व्यस्तता की वजह से नहीं आ रहे हैं तो कोई ना कोई बेहतर काम ही करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। बट फिर भी पार्टी पे बुलाएं तो आना चाहिए। हम अब बुलाए तो बुला भी नहीं रहे, आरोप भी लगा रहे हैं जी। ओके आइए सचिन जी के लिए बिल्कुल। अच्छा नितिन जी कुछ कह रहा था जी। नितिन जी बताएं। राकेश जी मुझे थोड़ी दूसरी वाली पार्टी पे बुलाते हैं तो मुझे फिर वो आने में कुणाल जी बुलाए तो जरूर जाएंगे। ओके कुणाल जी की पार्टी का इंतजार है। बाकी राकेश जी वाली पार्टी से थोड़ा सा नितिन जी दूरी बनाते हुए जी। सचिन जी के लिए बिल्कुल BTS डबल टी वाला। बताएं सर। अनिल जी यहाँ पर ICICI बैंक में काफी दिनों से हम एक वीक ट्रेंड पे ही ट्रेड कर रहे हैं एंड आज भी 845 के आसपास के स्विंग्स बनने की प्रोबेबिलिटी नजर आ रही थी। उसी पर्टिकुलर स्विंग बनाने के बाद एक उछाल वापस आया है, तो मुझे लग रहा है ये उछाल वापस यूटिलाइज करना चाहिए शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने के लिए। जिस तरीके से इसका फ्यूचर्स अभी ट्रेंड हो रहा है अराउंड 852 के आसपास, तो फ्रेश शॉर्ट्स यहाँ पर डिप्लॉय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर लगाना है 858.30 पे एंड नीचे मुझे लग रहा है अभी 845 का इंपॉर्टेंस नहीं होगा। डायरेक्टली जो टारगेट यहाँ पर अवेलेबल है वो लगभग अराउंड 840 तक का अवेलेबल है। तो मुझे लग रहा है ये अच्छा उछाल है। निफ्टी भी एक अच्छे डिसाइसिव लेवल पे आ चुका है जहां से शॉर्ट्स ऐड किए जा सकते हैं। सो फ्रेश बिकवाली करने की सलाह होगी ICICI बैंक के फ्यूचर्स में 840 के फाइनल टारगेट के लिए। यह है आपके लिए राय इस वक्त हम ICICI बैंक पर आती हुई। आइए बेचने की राय है। अभी तो बैंक से रिकवर हो रहे थे, सेल कॉल भी आ गया ICICI बैंक, वो भी दिग्गज बैंक पर। चलिए ठीक है, पॉजिटिव में भी नहीं आए तो ये बेचारा चल ही नहीं रहा। एक्सिस भी ढीला है आज, दोनों ही नीचे हैं थोड़े से। आइए सोना और चांदी ये भी ढीले हैं, थोड़े ऊपर के लेवल से दबाव है। लेकिन इस महीने सोने चांदी में जो शानदार तेजी हुई है उस पर जरा सा रिव्यू किया जाए और साथ ही आगे किस तरह का डायरेक्शन रहेगा, कैसी चाल रहेगी, ये बताने के लिए नेहा हमारे साथ है इस वक्त। नेहा बताइए। सर ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर आज देखने को मिला है। ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि पिछले हफ्ते ही हमने देखा था कि घरेलू बाजार में और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में ही अपने रीसेंट पीक्स इसने टच किए। रिकॉर्ड हाई लेवल्स तो हमने घरेलू बाजार में छुए ही है और इंटरनेशनल मार्केट की बात करें $2015 जो कि साल भर का हाइज है वो हमने टच किया। तो उसके बाद एक कूल ऑफ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन बावजूद इसके लगातार चौथे हफ्ते सोने ने स्ट्रेंथ दिखाई है। घरेलू अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में महीने भर में 9 से 10% का रिटर्न कमा कर दिया है सोने ने। चांदी 7 से 8 हफ्ते के हाइज पर है और इसने भी 12 से 13% अपसाइड की कमाई महीने भर के टाइम फ्रेम में करवाई है। अभी जिस तरह का मूड माहौल बना हुआ है फाइनेंशियल सिस्टम को लेकर, ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स को लेकर, ऐसी स्थिति में कई जो यहाँ पर निवेशक हैं वो गोल्ड में एक सेफ हेवन बनती हुई देख रहे हैं और इसी कारण से इसकी डिमांड बढ़ती हुई दिखी है। डॉलर इंडेक्स लगातार चौथे हफ्ते यहाँ पर कमजोर हुआ है। बीते हफ्ते ही हमने देखा कि यहाँ फिर से प्रेशर था और महीने भर में ये भी 2.5% नीचे आया है। इसका भी सपोर्ट बाकी कमोडिटीज को मिला है, सोने चांदी को ज्यादा मिला है। ETF पर गोल्ड होल्डिंग्स है वो 5 हफ्ते की ऊंचाई पर चली गई है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब CFTC का डेटा मैंने देखा तो पता चला सोने और चांदी दोनों में नेट लॉन्ग्स बढ़े हैं और फ्यूचर्स ऑप्शन सब में हमने देखा मनी मैनेजर्स की तरफ से तगड़ी खरीद बनती हुई दिखाई दी है। सिर्फ यही नहीं, रिटेल डिमांड हमारे यहाँ थोड़ी सी लड़खड़ाई है क्योंकि सोना महंगा हो गया है, लेकिन सेंट्रल बैंकों की तरफ से जबरदस्त खरीद बनते हुए देखी है। रशिया ने ही साल भर में 31 टन जोड़े हैं। ये फिगर इतना भी बड़ा नहीं है अगर चाइना के फिगर को देखें, क्योंकि 100 टन से अधिक की खरीद उन्होंने इसी टाइम फ्रेम में की है। पिछले साल ही हमने देखा ग्लोबल सेंट्रल बैंकों की तरफ से रिकॉर्ड खरीदारी 1136 टन की देखने को मिली और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की हाल की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने माना है कि आगे भी जो बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया, यहाँ पर जो सोने में खरीदारी है वो जारी रहने वाली है। अब दुनिया भर के बैंकों का क्या मानना है? हाल फिलहाल में जिस तरह के हालात यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं सबने अपने फोरकास्ट बढ़ा दिए। कॉमर्स बैंक इन्होंने इमीडिएटली अपना जो औसत का फोरकास्ट है $50 से बढ़ा दिया है। सोने को वो अब $2000 के पार औसत बनता हुआ इस साल का देख रहे हैं और चांदी में उन्होंने अपना टारगेट है $26 कर दिया। अभी चांदी 23 से $23.5 के इर्द गिर्द घूम रही है। UBS इन्होंने भी अपना स्टैंस पॉजिटिव रखा है सोने पर और वो $2050 तक इसे औसत बनता हुआ देख रहे हैं साल के अंत में। गोल्डमैन सैक्स इन्होंने तो $100 से अपना जो अपसाइड टारगेट है वो स्ट्रेंथन किया है और सिटी रिसर्च अगले 3 महीने के अंदर ही
$24 चांदी को जाता हुआ देख रहे हैं और साल के अंत तक 6 से 12 महीने के टाइम फ्रेम में $28 का उन्होंने चांदी पर फोरकास्ट दिया है। $28 और ये भी इन्होंने $3 से रिवाइज किया है। पहले 6 to 12 मंथ्स का $25 था, उसको उन्होंने $3 से यहाँ पर आगे रिवाइज किया और बढ़ा दिया 15% बेसिकली। और गोल्ड के लिए भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। सबने इनफैक्ट ये तो हम 2 हफ्ते पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके थे कि सबने गोल्ड पर पॉजिटिव फोकस दिए। ये फ्रेश फोकस हैं जो निकल कर आए हैं, सो आई एम अज्यूमिंग कि गोइंग फॉरवर्ड और भी निकल के, और ये सारे एवरेज प्राइसेस हैं दीप, इसमें $2000 $2050 जब आप एवरेज की बात कर रहे हैं मतलब आप यहाँ से और स्ट्रेंथ बनती हुई देख रहे हैं। समझ गया। हिमांशु जी, आपके तो बड़े टारगेट्स हैं ही सिल्वर पर। ये जो वापस रिकवरी आई है इसमें फिलहाल नियर टर्म के लिए क्या टारगेट्स बनते हैं? 70,000 पर है फिलहाल। दीप, मैं लगातार ये बात कहता आ रहा हूँ कि सिल्वर फिलहाल अभी भी हालांकि 62-63,000 से बढ़कर 70,000 ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन बड़े ट्रेंड में ये अभी भी एक कंसोलिडेशन ही है। 73,500 एक वो लेवल है। जैसे ही सिल्वर इसके ऊपर निकलना शुरू होगा, असली मोमेंटम और जो चांदी की जो तेजी की बात हो रही है पिछले से 1 साल से, वो तेजी उसके बाद देखने को मिलेगी, जो धुआंधार तेजी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल अगर आपने इस पे नीचे लेवल में खरीदारी की है तो बिल्कुल बने रहें, और जो मोमेंटम चेज करना चाहते हैं, जो शॉर्ट टर्म में इसकी तेजी का जो स्पीड है जिस तरह से चांदी में देखने को मिलती है, क्योंकि बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह इसमें मूव आती है, तो 73,000 73,000 के मेरे शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं। और उसके ऊपर जिस दिन भी क्लोजिंग देगी या वीकली क्लोजिंग आएगी, असली मूव सिल्वर में तब शुरू होगी अपसाइड के लिए। और बंसल जी, आप भी ट्रैक करते हैं गोल्ड सिल्वर दोनों, कोई लेवल्स जो आपके दिमाग में आ रहे हो निकल कर? नहीं दीप, मैं तो ये करना चाह रहा हूँ कि जो अभी 1 साल का टारगेट दिया है ना चांदी पर $28 का, अगर $28 आएगा दीप तो बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट होगा, और तब मैं गारंटी से कह सकता हूँ, हमारे 2 को पैनलिस्ट, एक तो हिमांशु और दूसरे सुमित, ये तब $38-40 के टारगेट देंगे। तो $28 अगर चांदी पहुंच गया तो वहां रुकेगा नहीं, उसके बाद वहां $35-40 के भी लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो ये है आपके लिए गोल्ड और सिल्वर दोनों पर रखिए नजर। बड़े टारगेट्स आने की तैयारी में, बड़े लेवल्स मूव कर रहे हैं। हमारे बाजार में तो कुछ दिनों पहले एक रिकॉर्ड हाई बनते हुए भी देखा था हमने, स्पेशली गोल्ड के प्राइसेस के लिए। पर आइए कुछ और स्टॉक्स जो इस मूव में पार्टिसिपेट करें। इन्फो एज सुबह से थोड़ा एक्टिव है और अभी भी अच्छे एक्शन दिखा रहा है। कुणाल जी, एक बार इन्फो एज का चार्ट देखें, 3.25% ऊपर ये काउंटर दिख रहा है। अच्छी खरीदारी हो रही है इसमें आज। देखिए, बिल्कुल दीपांशु, काफी पिट जाने के बाद और लगातार इतने अरसे से बाजार को अंडर परफॉर्म करने के बाद 3400 पर एक सपोर्ट स्टॉक को मिला है, और हम देख रहे हैं कि 150 रुपए का उछाल इसमें आता हुआ दिख रहा है। तो मेरी राय में थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, इसको भी केवल एक पुल बैक मान करके चलना चाहिए। बहुत उत्साहित होकर बाय करने की मेरी राय नहीं है। स्टॉक क्योंकि इतना बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है, एक मेजर ब्रेकआउट अगर चार्ट पे आएगा तभी इसमें खरीदारी की राय देंगे। फिलहाल मेरी अवॉइड करने की राय। ओके, फिलहाल अवॉइड करने की राय रहेगी, बट एक्टिव नॉनदलेस है इन्फो एज, और डेज हाई पर ये काउंटर ट्रेड भी आपको करते हुए दिख रहा है। देखते हैं यहाँ से अगर और ऊपर जाने की क्षमता रखता है या नहीं। HAL हालांकि वायदा कारोबार के बैन में है, बट यहाँ पर भी अच्छी मूव आ रही है। OFS आया था, अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और 2450 का फ्लोर प्राइस था, उसके सामने देखिए वापस 2630 2640 के लेवल्स पर आ रहे हैं। तो जिस लेवल पर था OFS आने से पहले, वापस उसी लेवल पर आने की कोशिश HAL कर रहा है। सचिन जी, इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दें। हालांकि वायदा कारोबार के बैन में जरूर है, बट आज बढ़िया रिकवरी रही है इसमें। जी दीपांशु, इनफैक्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स सपोर्ट के लिहाज से लगभग अराउंड 2550 के आसपास के ही है। आई थिंक इसके नीचे ही थोड़ी सी वीकनेस नजर आ सकती है, बट ऑन द हायर साइड जिस तरीके से इसके एवरेजेस प्लेस्ड है, स्पॉट में मुझे लग रहा है एक डिसाइसिव क्लोजिंग की जरूरत है 2680 के ऊपर। अगर ये पर्टिकुलर लेवल निकल जाता है तो वापस मुझे लग रहा है जो इसकी प्राइमरी ट्रेंड रही है हायर टॉप हायर बॉटम की, आई थिंक वो पर्टिकुलर ट्रेंड कंटिन्यूड ही रहनी चाहिए। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है एक अच्छा वेट एंड वॉच कैंडिडेट है। अगर ये सस्टेन हो जाता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो मुझे लग रहा है 2550 के स्टॉप लॉस के साथ अग्रेसिवली इसमें वापस लॉन्ग पोजीशंस लिए जा सकते हैं। एंड जिस तरीके से अभी तक इसने इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया था पिछले कुछ महीनों में, आई थिंक ये पर्टिकुलर आउट परफॉर्मेंस आगे जाके भी कंटिन्यूड ही रहनी चाहिए। तो यहाँ पर वीकनेस या फिर ट्रेंड के लिहाज से कोई मेजर चेंज नहीं है। एक डिक्लाइन आई है, वो डिक्लाइन अभी भी हेल्दी है जब तक ये 2550 के ऊपर सस्टेन होता है। 2550 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है
तो कोई परेशानी की बात नहीं है, अच्छी मूव आई। देखते हैं अगर वायदा कारोबार के बैंड से बाहर भी आता है यानी। चुनिंदा एनबीएफसीज में भी आपको एक अच्छी रिकवरी दिख रही है। कैनफिन होम्स नीचे से अभी आपको सुधरते हुए दिख रहा है। एमएनएम फाइनेंस पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है। मैक्स फाइनेंशियल आपको 0.2% ऊपर दिख रहा है, तो इसमें आपको एक अच्छी रिकवरी आते हुए दिखी है। इस पर रखिए नजर। इनफैक्ट मैक्स फाइनेंशियल आई थिंक बढ़िया रिकवरी दिखा रहा है, थोड़ा एक्टिव भी था 2-3 दिन पहले। कुणाल जी, मैक्स फाइनेंशियल इसके चार्ट पर कोई राय सर? 1.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। देखिए दीपांशु, यहाँ पर भी हमने काफी बड़ा एक डिक्लाइन पिछले कुछ दिनों में देखा है और एक मेजर सपोर्ट के नीचे अब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सारे एवरेजेस नीचे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो मेरी राय में थोड़ा वेट एंड वॉच करें। 650 के ऊपर स्टॉक्स वापस से सिर उठाता तो वे इसमें खरीदारी की राय देंगे। मौजूदा स्तरों पर जिनके पास पोजीशन है होल्ड करें। 650 के ऊपर स्टॉक स्ट्रांग होगा तब फिर इसमें बाय के बारे में सोच सकते हैं। बाय द वे, डायग्नोस्टिक स्टॉक्स पर रखिए नजर। विजया डायग्नोस्टिक स्पेशली ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बाकी स्टॉक्स में आपको 2-3% की गेन दिखेगी, विजया डायग्नोस्टिक का स्टॉक पुल अप करिए, 13.5% की गेन है और फ्रेश खरीदारी इस समय आपको होती हुई दिख रही है। बंसल जी, विजया डायग्नोस्टिक ज्यादा डिस्कस नहीं होता है ये काउंटर, बट जिस तरह से मूवमेंट आ रहा है और हर टिक पर हम देख रहे हैं ऊपर ही जा रहा है ये काउंटर। जी दीपांशु, बहुत अच्छा अपमूव देखने को मिला है और आज को जिस तरीके से स्टॉक में अपमूव आया है, बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। कुछ दिनों पहले इसके अंदर 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ब्रेकडाउन भी हुआ था। तो दीपांशु, जिनके पास है होल्ड की राय है, अगर करेक्शन पे स्टॉक 423 425 के अराउंड मिलता है तो उस तरह के अराउंड लेने की राय होगी। यहाँ पर टारगेट्स हैं दीपांशु, मेरे 484 485 के टारगेट्स हैं, तो गिरावट पे खरीदारी की राय है विजया डायग्नोस्टिक में। गिरावट में खरीदारी की राय रहेगी, बट जबरदस्त मूव है विजया डायग्नोस्टिक की। 15% ऊपर अब ये काउंटर हो गया। बात करते करते भी इसमें आपको और फ्रेश खरीदारी आती हुई दिखी, तो अच्छी मूव है। देखते हैं कितनी सस्टेनेबल है, बट आज के लिए तो स्टार 3 बज गए। 3 बज गए और 17,100 की जगह वापस 17,000 की तरफ आ गया। उल्टा हो गया है, वापस ऊपर जाने के बजाय नीचे आता हुआ दिख रहा है। ऊपर टिक नहीं रहा है, वही वाली बात। 17,100 के आसपास बिकवाली आती है। 39,700 39,750 की रेंज के आसपास जाते पर बैंक निफ्टी में भी बिकवाली आती है। तो 39,400 39,500 सपोर्ट है, 39,600 39,700 रुकावट की जगह, और इधर 17,000 17,025 थोड़ा सपोर्ट है। 17,075 17,100 रुकावट की जगह। आज का हाई 17,091 का, तो यानी कि मिला जुला सा कारोबार है। डाउ फ्यूचर भी वही 3 बजे के पहले जाने के पहले 100 पॉइंट ऊपर है, ये आपको नजर आएगा इसमें। आइए बिल्कुल सचिन जी के लिए BTS रियल्टी का बताएं सर। अनिल जी, सडनली सारे आईटी स्टॉक्स में थोड़ी सी बिकवाली नजर आ रही है, स्पेशली वहां पर LTI माइंडट्री ने अपने प्रीवियस 2 दिन के स्विंग लोस को ब्रेक करने का अटेम्प्ट किया है। इनफैक्ट प्रीवियस डे स्विंग लो को तो ऑलरेडी इसने ब्रेक कर दिया है एंड अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ही ये पर्टिकुलर रिवर्सल हुआ है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर शॉर्ट्स ऐड किए जा सकते हैं। ऑन क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस आपको 4650 के आसपास लगाना है एंड ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है ये जो अभी स्विंग बना था 4630 के आसपास का, वहां पर भी स्टॉप लॉसेस प्लेस किए जा सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे पहला टारगेट होगा अराउंड 4500 का एंड पोजिशनल टारगेट मुझे लग रहा है काफी बड़ा है, अराउंड 4460 तक का। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो बिकवाली अभी फ्रेश शुरू हुई है, ये और 100 पॉइंट दिखा सकती है ऑन द लोअर साइड। तो ये है आपके लिए आईटी, इसमें फ्रेश बिकवाली। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कैसे इन्फी और TCS होल्ड आउट कर रहे हैं, और अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों स्टॉक्स में, इनफैक्ट आईटी में अब आपको थोड़ी वीकनेस बनती हुई दिख रही है। करीब 4,500 और फिर 4,460 के टारगेट के लिए LTI माइंडट्री, इस पर सेल कॉल आ रहा है सच जी का। तो ऊपरी स्तरों पर होल्ड करने की बाजार को परेशानी हो रही है। थोड़ा वॉलेटाइल हो रहा है मूवमेंट, पॉजिटिव टेरिटरी में है, बट ऊपर वैसा कन्विक्शन नहीं दिख रहा है जैसा कुछ देर पहले आपको दिख रहा था। और ऊपर से बिकवाली आपको हैवी होती हुई दिख रही है। थोड़ा IT स्टॉक्स में तो दिखी ही है, और M&M फाइनेंस की अभी बात हुई थी उसमें भी आपको आती हुई दिखी। आज टूरिज्म और ट्रैवल से जुड़े स्टॉक्स में भी कमजोरी है। डेल्टा कॉप ये एक और काउंटर है जो लगातार पिटाई खा रहा है। हिमांशु जी, थोड़ा बाउंस बैक आता है, फिर ऊपरी स्तरों से सेलिंग आती है, आज फिर से कमजोर हो रहा है। 185 का भी लेवल तोड़ दिया अब इसने। डेल्टा कॉप के लिए अब अगला लेवल कौन सा निकल कर आता है सर? बिल्कुल, काफी समय एक लेवल को होल्ड करने के बाद इवेंचुअली वो सपोर्ट वीक होता हुआ नजर आ रहा है, और इस एक्सपायरी के लिहाज से 180 रुपए पर थोड़ा सा एक पुट राइटर्स का सपोर्ट है, तो वो लेवल थोड़ा सा वॉच आउट करूंगा। लेकिन अगर 180 के नीचे स्टॉक सेटल होना शुरू होता है
तो दीप मुझे लगता है कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं 172 175 की तरफ जाने के लिए तैयार है और फिलहाल जो सेटअप है वो थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आ चुका है। तो अगर कोई उछाल मिलता है 185 186 रुपए के आसपास तो वहां पर शॉर्ट करके चला जा सकता है 190 के स्टॉप लॉस के साथ। 178 175 रुपए तक की डाउनसाइड आते हुए नजर आ सकती है। और दीप एक बिगुल की गुजारिश है, बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। इंडिगो में एक ब्रेकडाउन की तैयारी हो रही है। यहाँ पर साइडवेज कंसोलिडेशन काफी दिनों से देखने को मिला था जो कि इवेंचुअली एक होल्ड नहीं होता हुआ नजर आ रहा है और मुझे लगता है कि एक फ्लैग फॉर्मेशन से यहाँ पर ब्रेकडाउन होने की तैयारी है। 1838 1840 रुपए के आसपास के फ्यूचर्स में लेवल्स हैं, यहाँ पर बिकवाली करेंगे। 1862 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। पहला टारगेट रहेगा 1800 रुपए का और हो सकता है कि स्टॉक 1760 1770 रुपए तक के भी लेवल्स दिखाए। तो इंडिगो के फ्यूचर्स में बिकवाली करेंगे 1860 के स्टॉप लॉस के साथ। 1860 के स्टॉप लॉस के साथ इंटरग्लोब एविएशन इस पर करनी है बिकवाली। एक एक करके प्रेशर बन रहा है। IEX और टूट रहा है 6% नीचे इस समय आपको IEX दिख रहा है, तो इसमें तो बड़ी गिरावट है। आशु जी, और एक्सीडेंट हो रहे हैं सर IEX में, तो अब तो 135 का भी लेवल तोड़ दिया इसने। दीपांशु देखो कुछ स्टॉक ऐसे हैं, ये बीच बीच में ना, अभी अगर आपको ध्यान दो दीपांशु, पिछले 2-3 महीने में 1-2 बार 150 से ऊपर भी आया, फिर पता नहीं कैसे चार्ट्स पे अच्छा लगने लग जाता है। मेरे को कोई डाउट ही नहीं है दीपांशु, मतलब एज ए डिसिप्लिन, इतने साल के एक्सपीरियंस से कोई डेटा कोई चार्ट नहीं चाहिए। कुछ स्टॉक्स में मुझे इतनी क्लैरिटी होती है कि कम वॉट में इनको लेना है ही नहीं। आई एम हैप्पी टू मिस दीज अपॉर्चुनिटीज, आई एम हैप्पी टू मिस सच स्टॉक्स, लेकिन मुझे इनमें फंसना है ही नहीं। तो मेरा तो अभी भी मैंने क्या क्या कहा था दीपांशु, मेरा 2 डिजिट का टारगेट है स्टॉक का। आए नहीं आए डजेंट मैटर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसमें हाथ डालना नहीं है। प्रॉब्लम यह है दीपांशु, ये बड़े बड़े लॉट साइजेस जो टाटा पावर IEX वगैरह होते हैं, इनमें ध्यान इसलिए रखना पड़ता है, बड़ा बड़ा लॉस हो जाता है। एक एक दिन में आप देखिए दीपांशु, इतना बड़ा रोल ओवर टाटा पावर में चल रहा है, एक एक दिन के अंदर ही 50-50 हजार रुपए निकल जाते हैं। आई डोंट नो, फिर मार्केट में फिर वही डेटा आएगा NSE का, कितने लोग ऐसे गवाते हैं, इतने लोग 89% का लॉस होता है। वो सबका ऑप्शंस में नहीं होता है दीपांशु, ऐसे ही स्टॉक्स में होता है। चलिए IEX देखिए, टाटा पावर देखिए, ये भी आपको फिसलते हुए दिख रहा है, टोरेंट पावर भी फिसलते हुए दिख रहा है। तो पावर स्टॉक्स की तो आज जमकर पिटाई हो रही है। ये स्पेस आपको कमजोर भी होते हुए दिखेगा। रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी आपको कमजोरी दिख रही है। ओबरॉय रियल्टी इन पर्टिकुलर ये आपको थोड़ी परेशानी दिखा रहा है। और हिमांशु जी ने अभी अशोक लेलैंड की बात करी थी, वो भी आपको गिरते हुए दिख रहा है। तो अक्रॉस द बोर्ड थोड़ा फ्रेश सेलिंग प्रेशर आ रहा है, बट आज IEX की हालत इन पर्टिकुलर काफ़ी खराब हुई है। GNFC ये भी एक और काउंटर है, ट्रेडर रेडार पर काफ़ी एक्टिव रहता है। 2.5% का, ऑलमोस्ट 3% का कट GNFC पर भी इस समय दिख रहा है। एक बार बंसल जी जरा GNFC देखें सर, प्रेशर बन रहा है इस पे। जी दीपांशु, प्रेशर बन रहा है स्टॉक के अंदर। ऊपर में 505 के अराउंड एक हर्डल बना हुआ है, टेक्निकली एक नेगेटिव क्रॉसओवर है और साथ में एक ब्रेकडाउन भी देखने को मिल रहा है। तो दीपांशु, किसी भी तरीके की लॉन्ग्स को यहाँ होल्ड नहीं करना चाहिए। काफी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है और एक करेक्शन टुवर्ड्स 485 486 यहाँ रूल आउट नहीं किया जा सकता है। तो उछाल पे बिकवाली की राय है। तो पहले बैंक्स में सेल ऑफ शुरू हुआ और उसके बाद IT ने आपको ज्वाइन करते हुए देखा। बैंक निफ्टी भी जो आपको 250 पॉइंट ऊपर अभी कुछ देर पहले दिख रहा था, अब सिर्फ 75 पॉइंट ऊपर आ रहा है। तो वीकनेस बैंक्स की तरफ से अब आपको और फैलती हुई दिख रही है। बंधन बैंक, इसको पुल अप करें, 2.5% का कट है। हमने देखा कि पिछले हफ्ते भी कमजोरी इस पर आ रही थी जब वो डेट म्यूचुअल फंड की बात सामने आई। IDFC के जरिए ऑफकोर्स अब म्यूचुअल फंड का बड़ा कारोबार बंधन बैंक का भी है। IDFC एक्विजिशन के बाद डेज लो पर बंधन बैंक इस समय दिख रहा है। सचिन जी, बंधन बैंक देखें सर, वापस 200 के नीचे आ रहा है, बड़ी कमजोरी है इसमें। जी दीपांशु, इनफैक्ट इनहेरेंटली यहाँ पर काफी महीनों से वीकनेस है एंड कहीं पर भी यहाँ पर रिलीफ नजर नहीं आ रही है। इनफैक्ट छोटे से बाउंस बैक भी यहाँ पर सस्टेन नहीं हो पा रहे। कल के सत्र में जिस तरीके से यहाँ पर पोजीशंस बनी है, मुझे लग रहा है अगर ये 200 के नीचे आज की क्लोजिंग एस्टैब्लिश कर देता है तो लगभग इसका जो ईयरली लो है 165 के आसपास, आई थिंक वो पर्टिकुलर ट्रेजेक्टरी भी यहाँ पर ओपन हो जाती है। एंड ऑन अ क्लोजिंग बेसिस आई थिंक मंथली चार्ट पे भी एक काफी बड़ा नेगेटिव फैक्टर इसमें ओपन हो जाता है। तो अभी भी यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह होगी। कहीं पर भी रिवर्सल के सिग्नल्स नहीं है।
सो 210 215 के ऊपर जब तक ये स्टॉक सस्टेन नहीं होता ऑन क्लोजिंग बेसिस, आई थिंक तब तक इसमें वीकनेस बरकरार ही रहनी चाहिए। एंड जिस तरीके से 200 का लेवल ये अभी तोड़ रहा है, तो आई थिंक इमीडिएट बेसिस पे अराउंड 190 से 185 के टारगेट्स ओपन हो चुके हैं। ओके, तो ये है आपके लिए बंधन बैंक जो अब आपको फिसलते हुए दिख रहा है। ये हिमांशु जी के लिए एक और बिगुल, हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। का ब्रेकडाउन टाटा पावर में आता हुआ नजर आया है पिछले 2 दिनों में, सिमिलर ब्रेकडाउन है आईआरसीटीसी में। यहां पर बिकवाली करके चलेंगे और यहां पर भी मुझे लगता है कि इवेंचुअली धीरे 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 जो सपोर्ट है वो टूटती हुई नजर आ रही है और यहां पर 600 रुपए के नीचे एक बड़ा ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है। तो आईआरसीटीसी के फ्यूचर्स में बिकवाली करेंगे, 585 586 के लेवल्स हैं, 592 रुपए के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। लोअर साइड में पहला टारगेट रहेगा 574 रुपए का, दूसरा टारगेट 560 रुपए का। आईआरसीटीसी में एक ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ पर 550 रुपए तक के भी मूव आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो आईआरसीटीसी में बिकवाली करके चलने की सलाह है। आईआरसीटीसी भी बिकवाली के लिए तैयार हो रहा है। बेचने में तो हम देखते हैं कुछ काउंटर्स आगे आते हैं, आईआरसीटी इज वन ऑफ देम। आशु जी, आईआरसीटीसी पर आपका भी व्यू? दीपांशु, ये तो पुराना मैंने कवर किया हुआ है आईआरसीटीसी। ये पता नहीं किस बात के लिए कहाँ का भाव बन गया था, तो ये भी दीपांशु मतलब मेरी उसी परपेचुअल सेल लिस्ट का कैंडिडेट ही है। तो आई थिंक हिमांशु इज ट्राइंग टू टाइम विच इज वेरी गुड, बट अदरवाइज ये तो कभी भी बेच लो दीपांशु, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। मतलब दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दो स्टॉक्स के दीपांशु पोर्टफोलियो में होना नहीं चाहिए। पोर्टफोलियो में होना नहीं चाहिए क्योंकि आपको लॉसेज ही आते दिखेंगे। आईआरसीटीसी कमजोरी भी इस समय आपको ये काउंटर दिखाई रहा है, डेज लो पर इस समय आते हुए दिखा है। पर आइए एक इंटरेस्टिंग रिसर्च हम लेकर आए हैं। इस वित्त वर्ष का आखिरी हफ्ता है और आखिरी कुछ दिनों में हर वित्त वर्ष की बाजार की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, ये इंटरेस्टिंग रिसर्च है। पिछले 15 साल की रिसर्च हमारी टीम ने एनालाइज करी है। आइए एक बार कुशल से इस रिसर्च के रिजल्ट्स जानते हैं। कुशल बताइए। बिल्कुल दीप, आप देखिए काफ़ी एनकरेजिंग नंबर्स निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने 2008 से डेटा क्रंच किया था और उसमें हमने देखा कि जो फाइनेंशियल ईयर का लास्ट वीक होता है उस पर किस तरह से बाजार परफॉर्म करता है, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, स्मॉल कैप, मिड कैप, ये चारों इंडाइसेस जो हैं हमने सामने रखे। अब इसमें एक और चीज़ भी है कि 2008 का एक तो ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस और साथ ही 2020 का जो कोविड वाला टाइम फ्रेम था, ये दोनों हमने एक्सक्लूड किए हैं, क्योंकि एवरेज आउट अगर आप करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको आउटलायर्स ये क्लियर कट मिलेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने जो डेटा निकाला है उसमें आप देखिए पिछले 15 सालों में 11 बार निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर आप वित्तीय वर्ष के फाइनल हफ्ते की बात करें, यही नहीं 15 सालों में 13 बार मिड कैप और स्मॉल कैप, यानी कि इवन बेटर आउट परफॉर्मेंस आपको मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स से आती हुई नजर आई है एज कम्पेयर टू फ्रंट लाइन इंडेक्स। अब आप नंबर्स पर आए तो वहां पर आप देखें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 1.5-1.6% के रिटर्न दिए हैं ऑन एन एवरेज रिटर्न मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर जो 13 सालों का डेटा है, क्योंकि 2008 और 2020 हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो 13 सालों में 1.5-1.6% के एक हफ्ते में ये रिटर्न आते हुए नजर आए हैं। ये उसके मुकाबले आप मिड कैप और स्मॉल कैप देखेंगे तो मिड कैप ने 2.34% और स्मॉल कैप ने 3% से ज़्यादा के गेंस इस वीक में दिए हैं, जो फाइनेंशियल ईयर का आखिरी हफ्ता होता है। अब इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने रिलेटिवली आउट परफॉर्मेंस दिखाई, यानी कि अगर आप पिछले 13 सालों में देखेंगे तो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो सबसे ज़्यादा टाइम्स अपीयर हुए हैं टॉप 5 निफ्टी गेनर्स, बैंक निफ्टी गेनर्स में, और उनके रिटर्न्स, एवरेज रिटर्न्स क्या हैं, ये भी मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। परफॉर्मेंस वाइज टाइटन लीड कर रहा है इस चीज़ को, नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर्ड 13 में से 5 बार, और यहाँ पर एवरेज रिटर्न रहा है इनका 6.1% का। यही नहीं, JSW स्टील आप देखिए 4 बार ही अपीयर हुआ था टॉप 5 निफ्टी गेनर्स में और 16% के औसतन रिटर्न्स आते हुए दिखे हैं। ऑफ कोर्स 2009 एक एक्सेप्शनल ईयर था इनके लिए, जहां पर 32% के गेन्स उस फाइनेंशियल ईयर के फाइनल हफ्ते में आए थे। वहीं अपोलो हॉस्पिटल और बजाज फाइनेंस 3 बार ही अपीयर हुए थे, 6.3, 6.2% के गेन्स यहां पर भी थे। तो ऑन एन एवरेज ये 4 ऐसे निफ्टी से स्टॉक्स हैं जिन्होंने आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी। 6% के औसतन अगर आप देखें 4 में से 3 स्टॉक्स आपको देते हुए दिखे फाइनेंशियल ईयर के फाइनल वीक में। वहीं आप निफ्टी बैंक की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा 10 टाइम्स अपीयर हुआ, 13 में से 10 बार।
4.7% के रिटर्न यहाँ पर थे। एवरेज रिटर्न एसबीआई ने 3.9% के रिटर्न दिए, 8 टाइम्स अपीयर हुए, और इंडसइंड बैंक 7 टाइम्स अपीयर हुआ और 3.2% के गेन्स यहाँ पर भी आते हुए नजर आए। तो लार्जली सरकारी बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस से एक इंडसइंड बैंक ऐसा था जिन्होंने क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, और नंबर ऑफ टाइम्स तो पॉसिबिलिटी इनकी बढ़ जाती है फाइनेंशियल ईयर के आखिरी हफ्ते में आउट परफॉर्म करने की। तो ये हमारे रिसर्च है 2008 से 2022 तक जो हमने लिए। आप कह रहे हैं ज्यादातर पॉजिटिव रिटर्न्स ही आते हैं? करेक्ट, और अच्छे खासे रिटर्न्स दिख रहे हैं दीपांशु। और ब्रॉडर मार्केट की आउट परफॉर्मेंस भी रहती है, क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस रहती है। चलिए, ये है आपके लिए इंटरेस्टिंग। और स्टॉक्स में आप कह रहे हैं बैंक स्टॉक्स ही सबसे ज्यादा रिटर्न्स देते हैं? बैंक स्टॉक्स ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, बट निफ्टी ने भी काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया, खासकर टाइटन आप देखें, जेएसडब्ल्यू स्टील और बजाज फाइनेंस 6% ऑन एन एवरेज। लास्ट वीक में अगर आप ये सब स्टॉक्स आ रहे हैं ऑन एन एवरेज, तो वो आई थिंक रिलेटिवली काफी अच्छी बात है। बैंक ऑफ बड़ौदा 10 बार पॉजिटिव रिटर्न्स देखे गए, 10 बार ही पॉजिटिव रिटर्न्स, 4.7% एवरेज। बिल्कुल, और आज भी देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छे मूव दिखा रहा है। सुबह हम हाईलाइट भी कर रहे थे, बैंक ऑफ बड़ौदा स्टार्टिंग से टॉप गेनर था, अभी भी थोड़े उतार चढ़ाव के एनवायरनमेंट में होल्ड आउट कर रहा है अपनी गेंस। डेज हाई पर ही बैंक ऑफ बड़ौदा इस समय ट्रेड कर रहा है। तो चलिए, कुछ स्टॉक्स हैं जो आप अपने रेडार पर रखिए, और आखिरी हफ्ता यूजुअली पॉजिटिव रहता है। थोड़ी फंड्स की तरफ से भी एनएवी मैनेजमेंट के लिए खरीदारी होती है, हालांकि आज उतनी कन्विंसिंग मूव नहीं दिख रही है, बट हल्की फुल्की पॉजिटिव मोमेंटम बाजार में बनी हुई है। कैश का ऑप्शन जय ठक्कर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, करते हैं उनका स्वागत। स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून। थोड़ा उतार चढ़ाव ज्यादा बन रहा है, पॉजिटिव टेरिटरी में तो है बाजार, बट मूव काफी वॉलेटाइल हो रही है। बताएं क्या करना है इस समय? गुड आफ्टरनून टू यू दीप, गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। दीप, बिल्कुल, इनफैक्ट सुबह हमने कॉल ऑप्शन रिकमेंड किया था, उसके बाद निफ्टी में एक अच्छा बढ़त हमें देखने मिली। इनफैक्ट 150 पॉइंट इंट्राडे पर्सपेक्टिव निफ्टी ऊपर था, और वो कॉल दीप 94-95 हो चुका था ऑलमोस्ट, 68 वाला कॉल, तो उसमें एक अच्छा मूव देखने मिला। दीप, आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है, बट देन अभी जो हिसाब से आईवीज में हमें बढ़त देखने मिल रही है, एक स्ट्रैटेजी आपको इनिशिएट करने को मैं कहूँगा। यहाँ पे 16,900 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन आप खरीदे, 17,100 के स्ट्राइक का आप कॉल ऑप्शन खरीदे, दोनों का टोटल मिलाकर 85 होगा दीप। सो 40 रुपये पर आपको खरीदना है 16,900 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन, एंड 45 पे खरीदना है आपको 17,100 का कॉल ऑप्शन। ये दोनों टोटल आपको 85 में मिलेंगे, परसों की एक्सपायरी का ही है। इसके टारगेट्स दीप ऊपर में हो जाएंगे 125, 150। सो 150 से 125 से 150 तक के टारगेट्स है। इसका टोटल जो है उसका जो स्टॉप लॉस दीप नीचे में रखना है आपको, 85 पे आपने इनिशिएट किया है, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाइए 49 पर। सो आप देखिए, आई मीन लगभग अगर आप देखेंगे तो 35-36 पॉइंट्स के एक डाउन साइड रिस्क है। टोटल अगर 85 वाला नीचे में हो जाता है दीप 49, तो आपका 36 पॉइंट्स का एक रिस्क होगा। वही 85 वाला है 125 हो जाता है तो 40, एंड 150 हो जाता है तो लगभग 60, इतना आपको गेन देखने मिलेगा। सो आई थिंक एक इधर साइड एक अच्छा मूव आपको देखने मिलेगा। ये जो रेंज है लगभग 200 पॉइंट की रेंज है, 200 पॉइंट का रेंज का मूव आपको एक्सपायरी में आते हुए देखने मिलेगा। आईवीज में भी एक बढ़त देखने मिली है। पर जरा स्ट्रैटेजी फिर से रिपीट कर देंगे जय? बिल्कुल दीप, 40 रुपये पर खरीदना है 16,900 का पुट ऑप्शन, और 17,100 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 45 पर। तो ये जो दिया है हमने वो टोटल हो रहा है 85। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 49 का कंबाइंड स्टॉप लॉस, और कंबाइंड टारगेट 125, 150 का रहेगा। तो ये है आपके लिए जय की तरफ से राय। 17,000 के नीचे अब आपको निफ्टी आते हुए दिख रहा है, तो कमजोरी बाजार में बढ़ी है। 919 का एक बार लो भी बनाया बाजार ने, जो पहले घंटे का डिप था वहां से फिर रिकवरी करके पूरा दिन बाजार पॉजिटिव ही रहा। अब आपको वापस यहाँ पर कमजोरी आती हुई दिख रही है, तो देखते हैं 17,000 के नीचे कहां पर आपकी क्लोजिंग होगी। बैन से बेनिफिट, इसका भी अपडेट लेना है जरूरी। बायोकॉन तो हमने देखा है बैन से बाहर आने के बाद आज काफी अच्छे एक्शन में भी रहा है, बट जो बाकी दो स्टॉक्स है बैन में, उनका क्या होने वाला है आइए जानते हैं आशीष के साथ। बताएं आशीष, कोई कंपनी देगा या फिर लिस्ट और कम होने वाली है? दीपांशु, लिस्ट इनफैक्ट खाली हो जाएगी। आपके पास फिलहाल दो स्टॉक है बैन में। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जहां पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट घटकर होगी 79.7%, और एचएल यहाँ पर 73% होगी। यानी दोनों स्टॉक ऐसे हैं जिनकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 80% से नीचे आ गई है। तो बैन लिस्ट तो आपकी फिलहाल के लिए हो जाएगी खाली, क्योंकि दोनों स्टॉक बैन से बाहर आ जाएंगे।
95% से ऊपर कोई भी स्टॉक नजर नहीं आ रहा, तो एंट्री की किसी की भी संभावना नहीं है। लिस्ट खाली हो जाएगी कल से, लिस्ट खाली हो जाएगी। चलिए अच्छा है, आज थोड़ा HL अच्छे एक्शन में दिख भी रहा था, अभी हम इसकी बात भी कर रहे थे। इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या निकल कर आते हैं, एक अच्छी दोनों खाली हो जाएंगे। फिर कल क्या करेंगे क्या आशीष? सर अपडेट किस चीज का? नो अपडेट। चलिए, और सीरीज में कोई मेरे को लगता नहीं कि दिन तक कोई काम होगा, कोई काम नहीं होगा। हाँ, अप्रैल में तो इनिशियली तो नहीं होता, जल्दी जल्दी इतनी पोजीशन बनती नहीं है, नहीं बनती है। करेक्ट सर। चलिए ठीक है, आशीष थोड़े फ्री फील कर रहे हैं अभी से। बाजार भी नीचे आ रहे हैं सर, अभी भी 17,000 तोड़ा है, ऊपर आ रहा है, थोड़ा अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं हम। डाउ फ्यूचर्स की मजबूती के बावजूद हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, ये साफ दिख रहा है। तो थोड़ा मामला ढीला ढाला इस वक्त आपको नजर आएगा, नीचे की तरफ दिखेगा। नैस्डैक फ्यूचर्स भी अब 30 पॉइंट ऊपर है, 25 से 30 पॉइंट ऊपर है, लेकिन भारतीय बाजार थोड़े से कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। यस, बैंक निफ्टी ने दबाव बनाया है, सेलिंग वहीं से आई है सर, और शार्प सेलिंग आई है। हाँ, 39,350 के नीचे की क्लोजिंग खराब होगी थोड़ी सी। हाँ, तो इसलिए कि पिछले हफ्ते भर में 39,350 के नीचे हम बंद नहीं हुए। 1 2 3 4 5, यानी हाँ पूरे 5 दिनों तक हम पिछले हफ्ते 39,360 की हमें लोएस्ट क्लोजिंग मिली है, तो उसके नीचे थोड़े से बंद हो रहे हैं। वैसे तो 39,050 ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है क्लोजिंग के लिहाज से, अगर 2 हफ्तों का फ्यूल है, तो फिर भी आज का भी 39,350 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए, नहीं तो शॉर्ट टर्म के लिए भी एक बार थोड़ी सी खराबी बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। तो चलिए, फाइनल स्ट्रैटेजी भी लेने का वक्त है अनिल जी की तरफ से। तैयार है, आइए फाइनल स्ट्रैटेजी ले ही लेते हैं अनिल जी की तरफ से। जैसा आप बता रहे थे सर, डाउ फ्यूचर्स तो अच्छे मूड में 125 अंक ऊपर, नैस्डैक फ्यूचर्स में आपको ठीक ठाक एक्शन दिख रहा है। यूरोप के बाजार 1% तक की तेजी में है आज, तो बैंक्स को भी लेके कुछ नेगेटिव खबर नहीं आई है, और भी कोई ऐसी खबर नहीं आई है जिसकी वजह से बाजार में नेगेटिव रिएक्शन दिखे। तो ये नरमी क्यों है, सुस्ती क्यों है? स्पेशली बैंक निफ्टी देखिए सर, थोड़ी देर पहले 250 अंक ऊपर था, अब ऑलमोस्ट 100 अंक नीचे आया है बैंक निफ्टी। तो बात करते करते पिछले 10 मिनट में करीब 350 पॉइंट्स का कट आपने बैंक निफ्टी में देखा है ऊंचाई से। सरप्राइजिंग है थोड़ा। एक तो सचिन जी जिम्मेदार है इसके लिए, मेरे को तो रीजन एक ही मिला, सचिन जी के अलावा कोई मिला नहीं। शुरू कर दिया, ढूंढ भी रहा था, तो सचिन जी जिम्मेदार है। बिल्कुल, क्या सही वक्त पर ICICI बैंक 851 बढ़िया मेरे ख्याल से निफ्टी तब 17,075 के आसपास ट्रेड कर रहा था, डे हाई के आसपास था। डे हाई से डे लो आने में वक्त नहीं लगाया निफ्टी ने भी, निफ्टी नहीं आया, बैंक निफ्टी डे लो पर आ चुका है। एनीवे, तो चलिए ये है आपके लिए जहाँ तक अब कल का सवाल है, 125 अंक ऊपर है हम डाउ फ्यूचर्स पर। फ्रेश पोजीशन तो ओवरनाइट रखने जैसा मामला आजकल है नहीं, क्योंकि आप देखिए जैसा सोचते हैं उसके विपरीत हो जाता है, फिर दिन भर में उतार चढ़ाव, कल नेक्स्ट डे क्या हो। खाली मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर 16,950 के नीचे बंद हो रहा है, 39,350 के नीचे फाइनल क्लोजिंग आती है, जो अभी तो नहीं दिख रही, निफ्टी की तो नहीं दिख रही, बैंक निफ्टी भी मुझे लगता है क्लोजिंग बेसिस सिर्फ 39,350 होल्ड कर पाएगा। तो आप अपनी पोजीशन एक दिन के लॉन्ग पोजीशन को और होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आपको हेजिंग जरूर करनी चाहिए। और हेजिंग करने के लिए निफ्टी पर आपको अगर लॉन्ग पोजीशन है 16,800 का पुट रखें, बैंक निफ्टी पर अगर आप लॉन्ग पोजीशन है तो 39,000 का पुट लेकर आप होल्ड कर सकते हैं, बिना हेजिंग के होल्ड ना करें। सिंपल, एब्सोल्युटली सर, बिना हेजिंग के होल्ड नहीं करना है। और इस समय तो थोड़ी हालत टाइट भी हो रही है बाजार की, स्टॉक्स पर भी प्रेशर आ रहा है। चलिए, ये है आपके लिए राय अनिल जी की तरफ से। आइए कुछ और स्टॉक्स पर एक फाइनल व्यू ले लिया जाए इससे पहले कि हम क्लोजिंग की तरफ जाएं, क्योंकि कुछ कट्स बड़े बड़े आपको आते हुए दिख रहे हैं। PNB हाउसिंग, यहाँ पर रिसेंटली राइट्स इशू के लिए इन्हें मंजूरी मिली थी, बट स्टॉक में आपको काफी ज्यादा दबाव दिख रहा है। हिमांशु जी, PNB हाउसिंग देखें सर, बड़ा कट आया आज, 5.5% नीचे है। इनफैक्ट फ्राइडे के सेशन में यहाँ पर एक ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आया था, एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन का, और आज उस डाउनसाइड में फर्दर वीकनेस बनते हुए नजर आई है। इनफैक्ट कंफर्मेशन मिलता हुआ नजर आया है उस ब्रेकडाउन का। नियर टर्म में 435-440 रुपए का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहां पर स्टॉक का 200 दिन का मूविंग एवरेज है। मुझे लगता है एक बार स्टॉक उन लेवल्स के आसपास जाता हुआ नजर आ सकता है, 440-450 रुपए के आसपास। तो फिलहाल फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा सा और वेट किया जा सकता है उन लेवल्स के आसपास, और एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए अगर चाहें तो 440 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। ओके, ये है आपके लिए PNB हाउसिंग। देखते हैं यहाँ से कैसी मूव आती है, बट आज तो बड़ा ब्रेकडाउन इस काउंटर में आया। रिसेंटली राइट्स इशू के लिए भी इन्हें मंजूरी मिली थी,
बट स्टॉक पर कोई ऐसी रिकवरी इस समय तो नहीं दिख रही है। इनफैक्ट बाजार पर भी निफ्टी भी अब नेगेटिव टेरिटरी में आने की तैयारी में, तो बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी फिसल चुका है, निफ्टी में अब आपको और कमजोरी दिख रही है। ये भी नेगेटिव टेरिटरी में आ रहा है, तो कट अब वहां पर ज़्यादा शार्प हो रहा है। बैंक्स ने तो ऑलरेडी मूड खराब कर ही दिया है। टाटा मोटर्स पर एक नेगेटिव व्यू आ रहा है, 413 के लेवल तक टाटा मोटर्स इस समय फिसला भी है। बंसी जी, टाटा मोटर्स अगला इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा इसके लिए जरा एक बार देखें सर। ओके, आई थिंक नेक्स्ट सपोर्ट इसका 204 205 के अराउंड आता है। टेक्निकल पैटर्न खराब है, उछाल पे निकलने की राय है। उछाल पे निकलने की राय है जी। इंटरेस्टिंगली ब्रेथ बाजार की ठीक है, इनफैक्ट 40 निफ्टी स्टॉक्स पॉजिटिव ही हैं, सिर्फ 10 निफ्टी स्टॉक्स नेगेटिव हैं। उसमें भी कोई भी ऐसा हैवी वेट नहीं है जो आपको गिरावट दिखा रहा हो ज्यादा। एक M&M है, एक थोड़ा टाटा मोटर्स की कमजोरी है, और एक ये जो बजाज फाइनेंस अभी हम बात कर रहे थे, उसके अलावा बाकी सारे स्टॉक्स पॉजिटिव हैं। बट फिर भी आप देख रहे हैं सिर्फ 10 पॉइंट की मूव निफ्टी पर बची हुई है। रिलायंस टॉप गेनर है इस समय, ऑलमोस्ट 2% ऊपर है रिलायंस। सोचो रिलायंस की इतनी मजबूती के बावजूद ये हाल है। मेरे ख्याल से थोड़ा जो दबाव बन रहा है वो थोड़े बैंक से आता हुआ दिखा है, NBFC से आता हुआ दिख रहा है, यहाँ से प्रेशर। BFSI सेगमेंट जिसको कहते हैं ना, बैंक्स, NBFC, इंश्योरेंस, आप देखिए यही सारे के सारे कमजोर हैं। SBI लाइफ, बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, ये सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं कमजोर। प्राइवेट बैंक आज ज्यादा कमजोर हैं। आइए बिल्कुल सचिन जी के लिए BTS TT वाला। जी सचिन जी, क्या बेचना चाहते हैं अब आप बताएं सर। अनिल जी, पिछले हफ्ते में LNT पे हमने एक राइजिंग ट्रेंड में बिकवाली करने की सलाह दी थी, एंड यहाँ पर पिछले 3 दिनों से जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर फ्रेश वीकनेस नजर आ रही है। सो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, 2160 के आसपास इसके फ्यूचर्स अभी ट्रेंड हो रहे हैं। स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 2188 के आसपास अभी फिलहाल प्लेस करना चाहिए, एंड फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने चाहिए LNT के फ्यूचर्स में। ट्रेडिंग के लिहाज से टारगेट मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 2120 के आसपास प्लेस्ड है, तो 2120 के लिए ये पर्टिकुलर ट्रेड ओपन किया जा सकता है ऑन द शॉर्ट साइड। डिस्क्लोजर ये होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये पर्टिकुलर ट्रेड ऑप्शंस द्वारा पार्टिसिपेट करने की सलाह दी है। तो 2200 का पुट ऑप्शन अप्रैल सीरीज का ये भी यहाँ पर खरीदा जा सकता है, जो लगभग अराउंड 70 के आसपास ट्रेंड हो रहा है। यहाँ पर मुझे लग रहा है पोजिशनल टारगेट अराउंड 120 तक का अवेलेबल है, तो यहाँ पर फ्रेश बिकवाली करनी चाहिए LNT के फ्यूचर्स में। LNT फ्यूचर्स यहाँ पर फ्रेश बिकवाली करे, 2120 का टारगेट अब आपके लिए आते हुए दिखेगा। तो एक एक करके सभी दिग्गजों पर सचिन जी की नजर है। ICICI बैंक पर सेल कॉल दी थी, अब आप दे रहे हैं LNT पर सेल कॉल, और थोड़ी देर पहले LTI माइंट्री पर भी सचिन जी की तरफ से सेल कॉल आई थी। HDFC बैंक डेज लो पर ये भी ट्रेड कर रहा है, एक बार जैसे इस पर भी राय ली जाए। जय, HDFC बैंक का चार्ट देखें, प्राइवेट बैंक्स में आज ज्यादा कमजोरी है PSU के मुकाबले। बिल्कुल दीप, इनफैक्ट HDFC बैंक अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से ऑन दी अपसाइड लगभग 1580-1600 के रेंज में आते ही वहाँ से आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल जाती है। ऑन द लो साइड मुझे ऐसा लग रहा है दीप, देखिए इमीडिएट इसका सपोर्ट जो है वो 1550 का है। ये ब्रेक हो जाता है यानी एक्सपायरी में ही लगभग 1500 के नीचे के लेवल्स आपको दिखा देगा। तेजी आपको यहाँ से 1600 के लेवल के ऊपर ही देखने मिलेगी। वो लेवल्स निकलते हैं तो डेफिनेटली अपसाइड जाएगी, बट एज ऑफ नाउ ये स्ट्रक्चर देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 1600 जब तक नहीं निकले लॉन्ग्स अवॉइड करें, 1500 एंड बिलो के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ICICI बैंक से सेलिंग आई, HDFC बैंक से आपको सेलिंग आती हुई देखिए। इन दोनों का कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज्यादा ही था। इस बीच आज का स्टार परफॉर्मर फार्मा एज अ बास्केट रहा, बट उसमें भी बायोकॉन लंबे समय बाद टॉप गेनर है वायदा कारोबार का बायोकॉन। आई डोंट रिमेंबर लास्ट टाइम कब ऐसा हुआ था। बंसल जी, एक चार्ट चेक देंगे सर बायोकॉन पर? माफ कीजिए, बंसल जी नहीं है इस समय, थोड़ा ऑडियो इशू आ रहा है उनके चार्ट के साथ। एक बार हिमांशु जी आप ही देख लें सर, बायोकॉन सुबह से अच्छे मूव में और टॉप गेनर के तौर पर 4% ऊपर क्लोज रहा है। टेक्निकली तो मैं बहुत ज्यादा रीड नहीं करूंगा इस रिकवरी में जो आज देखने को मिली है, क्योंकि क्लियर कट एक बहुत ही मजबूत डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक है। और मेरा ऐसा मानना है कि अभी मतलब जो अगर मैं इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखता हूं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये स्टॉक 200 रुपए के नीचे भी जा सकता है। तो फिलहाल जो ये आज की तेजी है, हो सकता है कि सिर्फ एक पुल बैक हो, एक रिकवरी काउंटर ट्रेंड रैली हो,
जिसमें स्टॉक 220-225 रुपए तक जाता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन ओवरऑल चार्ट सेटअप मेजर इंटरमीडिएट दोनों ही ट्रेंड वीक है। ओके, तो ये है आपके लिए बायोकॉन जिस पर रखनी है नजर। वैसे तो ट्रेंड वीक है, बट आज बयान से बाहर आने के बाद एक बढ़िया रिकवरी इस काउंटर ने दिखाई है। बाजार अच्छी शुरुआत हुई थी, उसके बाद एक डिप आया, उसके बाद बढ़िया रिकवरी रही, बट आखिरी 10 मिनटों ने मूड खराब किया। कोई ऐसी नेगेटिव खबर नहीं आई, अमेरिकी फ्यूचर्स ने रिएक्ट नहीं किया, यूरोप के बैंक्स आज ठीक ठाक हैं, यूरोप के बाजार भी ठीक ठाक हैं, बट हमारे बाजार में एंड में गिरावट आई और बैंक्स इन पर्टिकुलर काफी तेज फिसले हैं। हालांकि ब्रेथ अभी भी ठीक है, बट निफ्टी में टॉप लूजर्स की बात करें, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस 1.25% की गिरावट यहाँ पर है। एसबीआई लाइफ, टाटा मोटर्स, M&M, टाटा कंज्यूमर, बजाज फाइनेंस, नेस्ले, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, यहाँ पर आपने वीकनेस देखी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लीड कर रहा था आज निफ्टी को, अगर इसका योगदान नहीं होता तो शायद कट डीप दिखता निफ्टी पर। ऑलमोस्ट 2% ऊपर रिलायंस रहा। हिंडाल्को में अच्छा एक्शन देखा, आज का स्टॉक ऑफ द डे अनिल जी का पहला टारगेट भी हिट 985 पर। आपको सन फार्मा दिख रहा है क्लोजिंग पे, ग्रासिम, ONGC, SBI, सिप्ला, ITC, इन्फोसिस, कोटक बैंक, JSW स्टील, HCL टेक, टाटा स्टील, TCS, डॉक्टर रेड्डीज, ये सारे काउंटर्स एक्टिव रहे। वायदा कारोबार यहाँ पर भी सबसे बड़ा योगदान फार्मा का ही था, बायोकॉन तो अच्छा था ही। ग्लेनमार्क, लुपिन यहाँ पर अच्छी खरीदारी रही। एल्केम लैबोरेटरीज, ऑरो फार्मा, एबिट ये भी आपको एक्टिव दिखा। मेट्रोपोलिस काफी तेजी में था। अपोलो हॉस्पिटल सुबह हम देख रहे थे बजिंग था। टोरेंट फार्मा में भी आपने खरीदारी देखी। सिप्ला भी आज योगदान दिखा रहा था। इसके अलावा जेके सीमेंट में अच्छी खरीदारी रही। ग्रासिम और अल्ट्राटेक में भी आपने पॉजिटिविटी देखी है। HAL बैन से बाहर आने की तैयारी में आज 2.5% ऊपर। ऑफर फॉर सेल को बढ़िया रिस्पॉन्स मिला। इसके अलावा मूव आपने देखी है मैक्स फाइनेंशियल में, गोदरेज कंज्यूमर, बैंक ऑफ बड़ौदा, MCX, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेज इंडस्ट्रीज, JSPL, ये सारे काउंटर्स एक्टिव रहे। क्रॉम्पटन ग्रीव्स यहाँ पर भी आपने अच्छी मूव देखी है, बट 6.5% का कट था IEX पर। IRCTC 3.5% नीचे रहा। वोडाफोन आइडिया में 3% की कमजोरी। GNFC, टाटा पावर आज 3% नीचे बंद हो रहा है। मनापुरम, ओबरॉय रियल्टी, चंबल फर्टिलाइजर, IDFC, डिक्सन टेक, डेल्टा कॉप और अशोक लेलैंड, यहाँ पर आपने वीकनेस देखी है। तो एंड ऑफ सेशन मिली जुली क्लोजिंग है, शायद थोड़े ऊपर के लेवल्स आए अनिल जी, बट एसेंशली 17,000 के नीचे निफ्टी और 39,325 पर बैंक निफ्टी। सर आई थिंक क्लोजिंग बेसिस पे जो स्टॉप लॉस लेवल है उसको होल्ड कर पाएंगे। 16,950 के नीचे बंद नहीं होगा, तो वही रेंज है। और बैंक निफ्टी भी 39,350 के नीचे बंद होता हुआ दिख नहीं रहा है। लगभग एक्चुअल ओरिजिनल माफ कीजिएगा एवरेज क्लोजिंग वहीं पर आपको आती हुई दिखेगी। आइए इंतजार करते हैं फाइनल क्लोजिंग का, तब तक आइए बढ़ते आगे। सरकार ने फाइनेंस बिल से में टैक्स की से जुड़े सभी नियमों में जो बड़े बदलाव किए हैं और ख़ास तौर से नए टैक्स रिजिम को बढ़ावा देने के लिए टैक्स पेयर्स को थोड़ी राहत भी दी। वहीं 1 अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का कोई फ़ायदा अब नहीं मिलेगा और STT भी 25% बढ़ गया। आज शाम 6 बजे हम इसी पर करेंगे चर्चा। टैक्स नियमों में हुए इन बदलावों से आम आदमी से लेकर निवेशकों की जेब पर क्या असर पड़ेगा, खासकर STT का बढ़ना एक ट्रेडर के लिए कितना बड़ा झटका है। हमारा साथ देंगे SC गर्ग साहब, पूर्व वित्त सचिव, हर्ष रूंगटा साहब, फी ओनली इन्वेस्टमेंट, और साथ ही एक और हमारे साथ बाजार के दिग्गज शामिल होंगे, गिरीश बनवारी जी, फाउंडर ट्रांजैक्शन स्क्वायर के, ये हमारे साथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। तो आइए देखिएगा ज़रूर। बजट में बदलाव, जेब पर तनाव। होम लोन लेने वालों का दर्द इन दिनों और गहरा हो गया है। महंगाई की स्थिति यह है कि अप्रैल 2022 में जो लोन 6.5% की दर से लिया गया होगा, वही लोन अब 9% की दर से चुकाना पड़ रहा है। बोझ इतना बढ़ गया है कि आम आदमी का रीपेमेंट टेन्योर अब रिटायरमेंट एज के पार जा चुका है, यानी कि रिटायरमेंट के बाद भी EMI चुकानी होगी। आज इंडिया 360 डिग्री में करेंगे हम इसी मुद्दे पर चर्चा, और इस दबाव को कम करने के लिए क्या करना होगा ये हम आपको बताएंगे। होम लोन, महंगाई, रिटायरमेंट के पार, EMI। IIM अहमदाबाद की एक ताज़ा, ये हमारी एक और कवर स्टोरी। और इसके अलावा IIM अहमदाबाद की एक ताज़ा स्टडी के मुताबिक शॉपिंग का ट्रेंड बदलता जा रहा है और बड़े शहरों के मुकाबले Tier 2 और Tier 4 शहरों में 77% स्पेंडिंग बढ़ी है। इसका भी विश्लेषण होगा। छोटे शहर, ऑनलाइन शॉपिंग की लहर। तो ये है हमारी कुछ आज की विशेष कार्यक्रम, जो आप मिस मत कीजिएगा। क्लोजिंग उतनी बुरी नहीं है, 16,985 पर 40 पॉइंट ऊपर बंद होता हुआ निफ्टी और 39,431 बैंक निफ्टी तो गजब की ऊपर की क्लोजिंग लेकर आया है। 39,431, 35 अंक ऊपर आपको दिख रहा है। ये इसलिए मैं बार बार, जब कई बार लोग बोलते हैं 3 बजे का क्या फॉर्मूला,
फॉर्मूला कुछ नहीं, आखिरी आधे घंटे की क्लोजिंग एडजस्ट होकर आती है। और आप देखिए कहाँ पर 39,325 के आसपास आप दिख रहे थे, करेक्ट। और कहाँ 39,425 पर जाकर 100 पॉइंट ऊपर जाकर बंद हुआ। नीचे में 39,275 का लो बनाया है। कमोबेश कल के शुक्रवार के लोज थे वो टेस्ट किए हैं बाजार ने, बिल्कुल। और निफ्टी पर 16,918 का लो आज का है। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी और सचिन जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशु जी, जय ठक्कर साहब और हिमांशु गुप्ता साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए।